आप तारीख को मस कर रहे हैं। बंगालियों ने पाकिस्तान बनाया है, आप पाकिस्तान के ब्रांड होल्डर हो क्या? आपने ये रजिस्टर कराया कॉपीराइट कहीं पे? आप कह रहे हैं असल पाकिस्तान वो है जी नहीं करें। क्या मतलब, फर्क क्या है? ये जाली पाकिस्तान है जिसमें हम रहते हैं। अच्छा, अब जो पाकिस्तान है उसका ब्रांड कहाँ है? इस्लामाबाद में, पिंडी में, कहाँ पर है? किसके पास ब्रांड है? अवाम है। कहाँ? अवाम मालिक। कौन सी अवाम? अवाम को तो फॉर्म 47 और 45 के तहत ही काम करना पड़ता है। वक्त ये भी सामने आया कि जो अक़लियती सूबों के थे, जो महाजरीन यहाँ पर आए पाकिस्तान से, उनका तो कोई रोल ही नहीं है पाकिस्तान बनाने में। जितनी भी हमारी जमीनों पे आज सिद्धियों ने कब्जा किया, ये जमीनें हमारी हैं। ये एग्रीमेंट है, ये कोई कहानी नहीं है। जरदारी, बुगटी, मजारी, गफ्फार खान के बच्चे, फजलुर रहमान, मुफ्ती महमूद, मौलाना मौदूदी, इन सारों को हमने परेड में पकड़ा दिया। ये लोग जितने नाम लिए, इनमें से किसी का 1 पैसे का रोल हो ना तो मैं नाम बदल दूंगा। लाहौर के तमाम बाजारों का टैक्स लियाकताबाद के बाजार के टैक्स से कम है। वहाँ पे टैक्स चोरी ज्यादा है या वहाँ कारोबारी इतना है? टैक्स चोरी ज्यादा है। जो आदमी टैक्स चोर है उससे टैक्स लेने में नाकाम है, उसको लाने का कोई फार्मूला इस पूरी स्टेट के पास नहीं है। रियासत नाकाम है। इस वक्त पावर में PMLN है। वो दुकानदारों और आढ़तियों से टैक्स लेना नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी जमींदारों से टैक्स लेना नहीं चाहती। हमारे कुछ इदारे हैं, उनका बड़ा इन्वॉल्वमेंट है रियल एस्टेट में, उनसे टैक्स लेना नहीं चाहते। अब आप बाकी छक्का बजाओगे। ये वफाक का सूबे का जो बजट आया उसमें कराची के लिए कोई नया प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। कराची के लोगों का इकोनॉमिक जेनोसाइड किया जा रहा है। तो आप तो अपने दौर में आपने जो ताकतवर लोगों को और हुक्मरानों को ये बात समझाने की कोशिश नहीं की कराची के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। इमरान खान के इतने करीब थे तो आपके इल्म में नहीं था कि इमरान खान की हुकूमत जादू टोना से चल रही है? नहीं, सुनी मैंने जरूर थी। इमरान खान ने एक रात भी नहीं गुजारी कराची में। वो तो कह रहे हैं उनकी एहलिया ने मना किया था समंदर के किनारे नहीं रहना, आपका किरदार समंदर के किनारे आएंगे, जिन आ जाएगा, भूत आ जाएगा, क्या होगा? उनकी एहलिया ने मना किया। ये जिस दिन यकीन हो गया कि इमरान खान को ये बात उसकी एहलिया ने की थी और उसने इसका अमल दरामद कर लिया, तो मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान को उनकी एहलिया ने हाईजैक किया हुआ था या नहीं किया हुआ था? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ आज मौजूद है CBR के साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान की तवाना आवाज़ शब्बर ज़ैदी साहब। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपकी पहली जब ने पॉडकास्ट की थी उस पर बहुत पूरे पाकिस्तान से रद्दअमल आया, ख़ास तौर पर पंजाब से जो है ना बड़ा शदीद नौयत का रद्दअमल जो है वो आया। आपने कमेंट्स में भी जो पढ़ा होगा, लोगों ने कहा कि आपने जो है वो तारीख को जो है मस करने की कोशिश की। तहरीक पाकिस्तान में बुनियादी किरदार था, सबसे बड़ा किरदार था वो पंजाब का था। उसके हवाले से उन्होंने बहुत सारी मिसालें भी दी। उसमें पहली मिसाल वो ये कहते हैं कि पंजाब के जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला जो था वो पंजाबी था। किरारदाद पाकिस्तान जो पहली दफ़ा मंजूर हुई वो लाहौर में हुई। जो पाकिस्तान का जो नाम रखा वो पंजाबी ने रखा, पाकिस्तान का चौधरी रहमत अलाई ने। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये वो नारा था जिसकी बुनियाद पे पूरा लोगों में एक जज्बा वलवला पैदा होता था। इस नारे का जो खालिक था वो असगर सौदाई साहब थे, वो पंजाबी थे। पाकिस्तान को चलाने के लिए सबसे पहले जिसने पैसे दिए वो नवाब भावलपुर थे, वो पंजाबी थे। तो आप वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप तारीख को मस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं जो लोग मुझे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, मैं उनकी कोई हैसियत जानता नहीं। ऐसे ही मैं अगर एक जवाब लिख दूं, किसी कोई बैठ के जवाब लिख दे मुझे, जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैं समझता नहीं, जिसकी कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं उसके जवाब को, आप ये नहीं कह सकते पंजाब से बड़ा आपको वो आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स ये कोई पंजाबी, मुझे पढ़ा लिखा कोई आदमी पंजाब का अगर है, जिससे पढ़ा लिखा आदमी हो जो मुझे उनमें से बता दें, कोई पढ़ा लिखा जिसको हिस्ट्री आती है वो बताए, तो फिर मैं ज़रूर उसकी बात को अहमियत दूंगा। मगर जिस तरह के लोग हैं वो तो बैठ के जो दिल चाहे कहते रहेंगे मुझे से। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ फैसल कि हिस्ट्री और इस्लाम के ऊपर जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, उसमें मैं कोई बात भी ऐसी नहीं कहता कभी जो मुझे इसकी बेस मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं हो। दूसरी बात, पंजाबी और नॉन पंजाबी की बात यह है कि शायद मेरी जायदाद और मेरा रिलेशन पंजाब में उन बहुत से लोगों से ज़्यादा है जो इस कदम की बात कर रहे हैं। मेरी एजुकेशन, तालीम, सारा कैरियर वहीं गुजरा है, तो मुझे पंजाबी और नॉन पंजाबी की कहानी नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैंने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बयान किए थे और वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स में अब आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब आ जाते हैं पहले अल्लामा इकबाल के ऊपर। अल्लामा इकबाल एक नहायत अच्छे शायर, नहायत अच्छे फ़लसफ़ी, नहायत अच्छे इंसान, एक बहुत बड़ा शायरी का नाम। पाकिस्तान या एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट के बारे में बात मुसलमानों में बेशुमार लोग करते रहे, बेशुमार लोगों ने की है, ये पहली बात नहीं है। और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को सेपरेट करने वाली बात है, इसका जो खालिक है, ये खालिक अल्लामा इकबाल नहीं है, इसके पीछे एक पूरी फ़लसफ़ा है।
और इसके लिए आपको शौक है तो जाकर किताब पढ़ ले, जसवंत सिंह की या आयशा की, आयशा जो है इनकी किताब, आयशा जलाल की किताब पढ़ लें, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। एक आदमी बहुत बड़ा शायर हो सकता है, बहुत बड़ा फलसफी हो सकता है, बहुत बड़ा थिंकर हो सकता है, मगर सियासत उसका अगर चैप्टर नहीं है तो वो नहीं है। अगर शब्बर ज़ैदी इकोनॉमिस्ट है या हिस्ट्री जानता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्जन भी है। वो बेचारे एक बड़े बड़े डाउन टू अर्थ इंसान थे। मैं तो कह रहा हूँ उससे बड़ा इंसान नहीं पैदा हुआ शायद कभी। अच्छा, मैं अल्लामा इकबाल की बड़ाई आपको बता दूं, फिर मैं आपको देखें, पर्शियन ज़बान में 4 ऐसे इंडियन शायर हैं जो कि इंडियन है और पर्शियन में उनको शायर समझा जाता है बहुत ग्रेट। वो इंडिया में नहीं रहे, सॉरी पर्शिया में कभी, ईरान में कभी नहीं रहे, मगर वो पर्शियन शायरी की अथॉरिटी हैं। उनमें एक आदमी है जिसका नाम है अबुल फजल और उनके भाई फैजी, जो अकबर के 9 रतन थे। दूसरा आदमी का नाम है अमीर खुसरो, तीसरे आदमी का नाम है असदुल्ला खान गालिब और चौथे आदमी का नाम है अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। मैं तीनों आदमियों को चारों बड़े आदमी थे, मगर उन तीनों आदमियों को तो मैं इसलिए क्रेडिट नहीं देता कि जिस ज़माने में वो शायरी करते थे उस ज़माने में आम ज़बान पर्शियन थी। अल्लामा इकबाल को मैं क्रेडिट देता हूँ जिसकी ज़बान पर्शियन नहीं थी, उसने उस लेवल की पर्शियन लिखी कि आज पर्शियन, उनको पर्शियन बहुत बड़ा शायर मानते हैं। पाकिस्तान बना था 1946 के इलेक्शन की बुनियाद पे, याद है आपको, कि मुसलमानों की मेजॉरिटी को किसके वोट मिलना चाहिए, ठीक है। उसमें पंजाब में मुस्लिम लीग जीती थी, हारी थी। कहां किसने वोट दिया था पाकिस्तान बनने के हक में? उन तमाम सूबों ने जिनमें पाकिस्तान नहीं बनना था। हमने तो पाकिस्तान बना के आपके हवाले कर दिया भाई, हम तो पागल हैं। हमने बनाया पाकिस्तान, उन सूबों ने बनाया है जिनका, जो पाकिस्तान में नहीं आने वाले थे। उन सूबों में मुस्लिम लीग को 97% वोट मिले थे, और जो सूबे पाकिस्तान में आने वाले थे उसमें फ्रंटियर में मुस्लिम लीग हार गई, सिंध में मुस्लिम लीग बराबर वोट पर आई, पंजाब में माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी। जिस वक्त 47 का पार्टीशन हुआ उस वक्त मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं थी पंजाब में। सर इफ्तिखार हुसैन ममडोट का क्या रोल था? मुस्लिम लीग की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें क्या रोल था इनका, बता दें मुझे, क्या पोजीशन थी इनकी? आप सर जफर जफरुल्लाह खान थे, उनका ताल्लुक पंजाब, जफरुल्लाह खान थे, क्या थे ठीक है। देखिए जफरुल्लाह खान एक वज़ीर उन्होंने बनाया, उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, उनका पाकिस्तान बनने में कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। कायद-ए-आज़म ने बना के आके बाद में वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया, ठीक है। डस्के के MNA थे, ठीक, फेयर एनफ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो गुलाम अहमद साहब भी आ गए थे जो बाद में गवर्नर जनरल बन गए। वो किस खाते में आए थे? चौधरी मोहम्मद अली किस खाते में आए थे? बताए ना मुझे। ये सारे जो बाद में ब्यूरोक्रेसी आई, चौधरी मोहम्मद अली साहब आए, ये गुलाम अहमद साहब आए, ये किस खाते में आए थे? ये कहाँ से आए थे? किसने इलेक्ट किया था इनको? गुलाम अहमद साहब जो गवर्नर जनरल बने थे, इनको किसने कभी इलेक्शन लड़ा था? उन्होंने चौधरी मोहम्मद अली साहब ने इलेक्शन लड़ा था? तो मुझे आप, मेरे साथ आप कभी हिस्ट्री ऑफ पंजाब की जो आप अक़लियती सूबों की, अक़लियती इलाकों की जो बात कर रहे हैं, तो वो अक़लियती इलाके हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया है। अक़लियती इलाकों के बारे में उन लोगों का जैसा एक अमूमी राय जो आई आपके, कि वो तो उनको तो हिंदुओं के खौफ से, वो तो खौफ से पाकिस्तान डर के आ गए। अरे भाई मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, आए तो बाद में ना। उन्होंने वोट क्यों दिया पाकिस्तान के फेवर में, जबकि उन्हें पता था इलाके में पाकिस्तान नहीं बनेगा। आज भी 18 करोड़ मुसलमान रहता है इंडिया में, 18 करोड़ मुसलमान रहता है। जब मुसलमानों 46 में इलेक्शन हुआ तो किन सूबों ने वोट दिया मुस्लिम लीग को? ये पूछ रहा मैं आपसे, किसने दिया? डर के दिया ना, क्या हिंदुओं के खौफ से दिया? डर के क्यों दिया? एक ही सूबे ने फुल वोट दिया था, पता है आपको वो कौन था? बंगाल। अगर पाकिस्तान खत्म होता तो आज मगरबी बंगाल, मशरकी बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान था वो इंडिया का हिस्सा होता ना। दोनों पाकिस्तान है, एक ने नाम बांग्लादेश रख दिया, खत्म। अच्छा, दोनों पाकिस्तान, क्या मतलब इसमें कोई हंसने की बात है? और तुम इसको सीरियस क्यों ले रहे हो इतना? मतलब इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? अच्छा, अब जो पाकिस्तान है उसका ब्रांड कहाँ है? इस्लामाबाद में, पिंडी में, कहाँ पर है? किसके पास ब्रांड है? कौन है उसका मालिक ब्रांड का? अवाम है। अवाम का अवाम मालिक। कौन सी अवाम? अवाम को तो फॉर्म 47 और 45 के तहत ही काम करना पड़ता है। कौन सी अवाम? ठीक है ना। तो क्या यार, तुम मेरा क्यों मुंह खुला रहे हो यार? अब आगे आ जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि पंजाब में पॉलिटिकल पार्टी थी कौन सी। पंजाब में पॉलिटिकल पार्टी थी एरार, जिसके अताउल्लाह शाह बुखारी थे,
जिसमें जिसमें सूरज काश्मीरी थे, ये पार्टी थी। कांग्रेस थी पार्टी जिसके लीडर, जिसके प्रेसिडेंट थे मियां इफ्तिखारुद्दीन, ठीक है ना। तो मुझे पंजाबी लीडर तो बताएं, दौलताना साहब थे, शाहनवाज ममदूह थे, इफ्तिखार ममदूह थे, कौन थे जो पाकिस्तान के लीडर थे, जो बाद में आकर पाकिस्तान के बादशाह बने। इसीलिए बाद में आपको जब पंजाबी लीडर नहीं मिला तो आपने लाकर 2 ब्यूरोक्रेट खड़े कर दिए जिन्होंने पाकिस्तान तबाह कर दिया। एक का नाम है मलिक गुलाम अहमद और एक का नाम है चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली के साथ क्या हुआ, उन्होंने आखिर में क्या किया आपको पता है? उन्होंने बना ली निज़ाम इस्लाम पार्टी और जाके मर्जर कर लिया जमात इस्लामी के साथ। आखिरी कील उन्होंने ठोक दी। वो क्या थे, वो कहां से आए थे, कौन सी अथॉरिटी थी उनके पास हुकूमत करने की, बताए ना मुझे जरा, समझाए ना जरा मुझे। तो यार देखो बात सुनो, ये जो अच्छा ये प्रॉब्लम पंजाब का नहीं है। ये जो इलाका जिसको आप इंडस वैली कहते हो ना, ये इंडस वैली है। इसमें कभी लोकल रूलर नहीं आया। अच्छा, इसमें या तो अफगानों ने हुकूमत की है, या मुगलों ने हुकूमत की है, या अंग्रेजों ने हुकूमत की है। लोकल रूलर यहां सिर्फ पंजाब के इलाके में सिर्फ 2 पैदा हुए हैं, एक महाराजा रंजीत सिंह और एक हमारे मरहूम ज़िया-उल हक। कोई लीडर बता दो मुझे, और एक हमारे थोड़े बहुत आजकल जो आ गए मियां नवाज शरीफ। और तीनों की करेक्टर को मैं आपको तो मैं बयान कर देता हूं, आप बता दो। इसके अलावा कभी लोकल रूलर लाहौर पे रहा हो तो मुझे बता दो। कभी तख्ते लाहौर पर किसी लोकल रूलर ने हुकूमत की हो तो मुझे बता दो। सब अफगानिस्तान से आते थे, काबुल से, दिल्ली से, काबुल से, दिल्ली से, काबुल से। ये है या नहीं है? तो फिर आप क्यों मुझे वो खुलवाना चाहते हो? मैं तो वो कुछ जानता हूं जो शायद पाकिस्तान में कम लोग जानते हैं। मैं इसलिए क्योंकि मैंने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा है। मैं एक एक गांव, एक एक कस्बे का आपको बता सकता हूं कि ये किसका है, कहां से आया, किसने कब्जा किया, किसको मिला था। अच्छा, अब आ जाए नवाब बहावलपुर के ऊपर। हाँ। नवाब बहावलपुर वाली बात भी सही है, उन्होंने भी सपोर्ट की, मगर पाकिस्तान बनने के बाद जिस आदमी ने पैसे दिए पाकिस्तान के लिए वो हैदराबाद दक्कन वाले थे। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात जिन्होंने पैसे दिए वो हबीब वाले थे। तीसरे में जिन्होंने पैसे दिए वो आदमजी दाऊद थे जिन्होंने पैसे दिए। तो ये बहावलपुर वाली कहानी भी मैं आपको किसी वक्त आके पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, बहावलपुर वाली कहानी क्या है। अच्छा, इस सवाल को तफसील से बताइए, किन किन लोगों ने पैसे दिए, वो कौन कौन लोग थे, उनका ताल्लुक? नहीं, ये जरूर है, उन्होंने कहा कि हम अगर करेंसी में होगा हम सपोर्ट करेंगे, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर ये कहना कि वो सोल्ड सपोर्टर थे ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, सही है। कौन कौन किन किन लोगों ने दिया? बिल्कुल दिया। और कौन कौन लोग थे आप तफसील? मैंने बताया, हबीब ग्रुप फैमिली थी, आदमजी फैमिली थी, जो आदमजी फैमिली इन्होंने दिया, राजा साहब महमूदाबाद ने दिया और निज़ाम हैदराबाद ने दिया। इनका ताल्लुक कहाँ से था जी? किस खत्ते से था? कोई भी इस इलाके का नहीं था, सब कराची से इनका ताल्लुक सबका था। कराची में आए थे, सब हिजरत करके आए थे। हाँ, सब हबीब वाले बॉम्बे से आए थे, आदमजी दाऊद बांटवा से आए थे, राजा साहब महमूदाबाद लखनऊ से आए थे, हैदराबाद वाले आए नहीं कभी। और पैसे दिए? फिर भी पैसे दिए। अच्छा, आज भी कराची सदर के अंदर उनकी बेशुमार प्रॉपर्टी है जो आपने कब्जा की हुई है, हैदराबाद वालों की, आज भी है। सदर के अंदर बेशुमार प्रॉपर्टी है जो हैदराबाद के ट्रस्ट की है। अच्छा जी, हैदराबाद कॉलोनी नहीं है जेल के पास, वो क्या है? वो इन्हीं की तो है, वो उनकी तो है, और किसकी है? अच्छा, एक देखिए, अब ये वो चीजें नहीं है, इन पे बात नहीं करें, फायदा कोई नहीं है। एक सवाल पूछते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं। एक मौक़िफ़ ये भी सामने आया कि जो अक़लियती सूबों के जो महाजरीन यहाँ पर आए पाकिस्तान से, उनका तो कोई रोल ही नहीं है पाकिस्तान बनाने में। वो तो खौफ के, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप उनके रोल को डिनाई करें या नहीं करें, मैं आपकी क्या राय है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान बनना किस बुनियाद पे बना था? 1946 के इलेक्शन की बुनियाद पे बना था ना। 1946 में किसने वोट दिया था पाकिस्तान में, ये बताओ ना। सर, मैं दूसरी बात, वो हो गई बात। मैं कह रहा हूँ कि उनको भी कहा जाता है ना कि मक्खर थे, पन्नागीर थे, इन हिंदुओं के खौफ से आ गए थे, इनका तो किरदार नहीं था, मार के भगा दिया था। तो इसकी क्या कहानी है? देखिए, मैं जिनको आज के दौर में उर्फ़े में महाजिर कहा जाता है, कि आप जाएं अभी और एक एग्रीमेंट है, ऑफिशियल एग्रीमेंट, लियाकत नेहरू एग्रीमेंट ऑन दी ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम पीपल हु केम टू पाकिस्तान एंड फ्रॉम हियर वेंट टू इंडिया। मतरूका देखा है आपने? मतरूका इमलाक वाला। क्या? मतरूका इमलाक वाला, हाँ, देखा है ना। हाँ। उसमें क्या लिखा है? उसमें क्या लिखा है? 1946
उसमें लिखा है कि जो अपनी मसरूका अमलात छोड़ के आए, जो हिंदू छोड़ के गए थे यहाँ पर, उसको उसको एक्सचेंज किया गया, पूरा एग्रीमेंट है उसके अंदर। ठीक है, तो मैं कभी एथनिक बात नहीं करता, मगर मैं आज पब्लिकली ये कह रहा हूँ कि जितनी भी हमारी ज़मीनों पे आज सिद्धियों ने कब्जा किया, ये ज़मीनें हमारी हैं, ये उस एग्रीमेंट के तहत हमारी ज़मीनें हैं, ये एग्रीमेंट के तहत हमारी ज़मीनें हैं। ये सिद्धी जो बैठे हैं हमारी ज़मीनों में बैठे हैं, ये लीगली हमारी ज़मीनें हैं, ये एक्सचेंज में बोली हैं, क्योंकि इंडिया ने उनके बदले में हमारी ज़मीन उनको दी है। ये एग्रीमेंट है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है। मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ कि मैंने कहा कि यार अखबार में लिखा है। लियाकत नेहरू लैंड एग्रीमेंट देख ले जाकर, है या नहीं है, है या नहीं है, है क्या है वो, उसमें क्या लिखा है कि जो हिंदू यहाँ से गए और जो वहां से महाजरीन आए, जमीन उनका, जो जमीन छोड़ के गए उनको जमीन मिलेगी। तो अगर मुझे जमीन उनकी वाली मिली तो मैं पनाहगीर हूं। अगर आपने कहा कि उनके लोग यहां जाएंगे, उनके मैं आ जाऊंगा और मैं जमीन बैठ जाऊंगा, तो ये सिद्दी की जमीन है क्या? सिद्दी के पास थी, हिंदू सिद्दी की थी ना। तो हिंदू सिद्दी की जमीन मैंने अपनी अगर उसकी जगह पे ले ली तो आपको क्या तकलीफ है? आप कौन, हु आर यू? कौन डिसाइड करेगा इस बात को? तो यार देखिए, अब ये सारे पुराने कहानियां हैं। अब इन लोग ये क्या हमारे सामने प्रेजेंट बात कर सकते हैं? हमें क्या जरूरत है इनके साथ आर्गू करने की? तो छोटे लोगों के साथ बात ही नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, वो डर के आए थे यहाँ पे, आपका क्या ख्याल है? क्या डर कर आए थे पाकिस्तान में? डर के आए थे? हिजरत जो हुई थी वो खौफ से हुई? देखिए, बात मैं बताता हूँ आपको, पाकिस्तान में आपको 3 तरह के महाजिर मिलेंगे। एक महाजिर वो मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज पे आए थे, सही। एक महाजिर वो मिलेंगे जो उस वजह से आए कि उनके इलाकों में फसादात हो गए थे, सही, ठीक है। और एक महाजिर वो आए जो 71 के बाद, बिहारी आए 71 के बाद, ठीक है। अब मैं आपको अपनी फैमिली की बताता हूँ। मेरे नाना दिल्ली में कलेक्टर कस्टम थे, हमारी सब कुछ इंडिया में था, हमारा कोई ताल्लुक पाकिस्तान के इलाकों से नहीं था, ठीक है। मेरे नाना मुस्लिम लीग के वर्कर थे। जब उनसे कहा गया कि आप पार्टीशन हो रहा है, आप पाकिस्तान में नौकरी करेंगे या इंडिया में नौकरी करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में नौकरी करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे अक़लियती सूबों के जो नलायक से बंदे हैं, जो कि सारे आज पाकिस्तानी है, इनके लिए वो मुल्क बन जाए एक। और वो पाकिस्तान आ गए, लाहौर आ गए। हमारी फैमिली लाहौर नहीं आई, लाहौर आ गए 47 में। मेरे नाना जून 47 में लाहौर आ गए थे, जब पाकिस्तान नहीं बना था। और उन लोगों में से अव्वलीन लोगों में है जो लाहौर में आकर जिन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिस खोले थे, ठीक है, ठीक है। 1948 में दिल्ली में हंगामा हो गया, मुसलमानों को मारा गया। मुसलमानों को जब मारा गया तो फिर मेरे नाना की फैमिली, अच्छा, मेरे नाना ने कहा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो दिल्ली से लाहौर जो है वो सिर्फ 180 मील है, रिटायर हो जाऊंगा वापस दिल्ली चला जाऊंगा। जब 48 में दिल्ली में हंगामा हुआ तो मेरी फैमिली लाहौर आ गई। दैट इज हाउ वी केम टू पाकिस्तान। हमारा कोई जज्बाती लगाव नहीं है। मैंने सारी जिंदगी अपने नाना से ये पूछता रहा कि सर मुझे ये बता दें, अपने नाना को, सर ये आपने फॉर्म में पाकिस्तान क्यों भरा था? तो मुझे कहते थे कि ये सारे सूबे जो पाकिस्तान मुसलमानों के अखिली सूबे हैं, ये सारे नालायक लोग हैं, ये कभी आज़ादी अपनी मुल्क चला नहीं सकते, तो हम जाके मुल्क चलाएंगे, इनसे ये मुल्क नहीं चलेगा, ना ये बना सकते नहीं चला सकते, हम इन्हें बना के देंगे। ये हमारी गलती है, हमने इनको बना के दे दिया। अच्छा, हमारी गलती है कि हमने इनको बना के दे दिया। जरदारी, बुगटी, मजारी, ये गफ्फार खान के बच्चे, फजलुर रहमान, मुफ्ती महमूद, मौलाना मौदूदी, इन सारों को हमने परेड पकड़ा दिया। ये लोग पकड़ो बना के, 1 पैसे का रोल हो जाए मुझे बता दें। इन जितने नाम लिए इनमें से किसी का 1 पैसे का रोल हो ना तो मैं नाम बदल दूंगा। 1 धेले का रोल हो ना, अगर 1 धेले का, मैं नाम बदल दूंगा। मुफ्ती साहब का रोल है पाकिस्तान बनाने में, मजारी का रोल है। पाकिस्तान बन गया तो हाँ जी पाकिस्तान में बैठे हुए। किसने बनाया मुल्क यार? किसने? मोहम्मद अली जिन्ना कहां से आए थे? मोहम्मद अली की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी? बॉम्बे के थे ना, बॉम्बे के थे। लियाकत अली खान कहां के थे? नाजिमुद्दीन कहां के थे? अफजल नस्टर कहां के थे? जो भी सियासी आदमी था पंजाबी नहीं था। ये याद रखना मेरी बात। अच्छा, है ना, आपके सामने बताया ना, नाम लिया ना मैंने।
अच्छा, अब मैं बताता हूँ, एक कम्युनिटी है इसका थोड़ा बहुत रोल है, वो सिंधी है। सिंधी में जीएम सैयद वगैरह ने पाकिस्तान की सपोर्ट की थी, मगर 46 के इलेक्शन है वो फिर वो भी नहीं ला सके थे। यार आपके बहुत बड़े लीडर हैं भुट्टो साहब, उन्होंने पाकिस्तान में ऑप्शन कब दिया था पाकिस्तान कि मैं पाकिस्तानी हूं? पूछिएगा कभी किसी से, कब कहा था कि मैं पाकिस्तानी हूं? पूछना ना उनसे, फैमिली को बुला के इंटरव्यू करें कि भुट्टो साहब ने कब कहा था मैं पाकिस्तानी हूं। आई थिंक 52-53 की बात है। हम वो जनरल 47 में पाकिस्तान पे लिख कर आए थे, तो कौन पाकिस्तानी है भाई? 52 या 53 में भुट्टो साहब ने कहा था कि हाँ जी मैं पाकिस्तानी हूं, जब उनको बॉम्बे की इजाजत नहीं मिली थी, जब उन्होंने कहा हाँ चलो यार पाकिस्तान में चले जाते हैं। पूछो जाके ये हिस्ट्री है या नहीं है, चेक कर लो जाकर, चेक करो जाकर, ये हिस्ट्री है या नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो 47 में पाकिस्तान लिख के आए थे, ये 52 में आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 52 में लिखा था पाकिस्तान जाना है मैंने, पूछे जाके, चेक करें ना जाके। हमसे मतलब अक़लियती सूबों के लोग जी, हमसे मतलब जो अक़लियती सूबों के जो लोग थे। हाँ, हम तो 47 में आए थे ना, मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। हमने तो 47 में लिखा था ना, मेरे नाना ने तो दिल्ली में बैठ के लिखा था ना। वो जो भी वो किस तरह के उनके वसाए थे, वो उनका जहन सोचे ना, वो पाकिस्तान के पाकिस्तान बनाने वाले हैं या ये बनाने वाले हैं? वो दिल्ली में बैठकर एक आदमी, एक दिल्ली में बैठकर एक अफसर लिख रहा है कि मैं पाकिस्तान ऑप्ट करता हूँ। क्या उनको नौकरी की मजबूरी थी? क्या उनको रोजी की मजबूरी थी? क्या खाने की मजबूरी थी? क्या नहीं था उनके पास दिल्ली में? क्यों लिखा था पाकिस्तान? मेरी सारी जिंदगी उनसे झगड़ा इस बात पे रहा कि आपने क्यों लिखा था। वो कहते थे यार बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं। सारी जिंदगी मुझे ये कहते रहे, सारी जिंदगी ये कहते रहे कि तुम्हें नहीं पता, तुम भूल जाओ, छोड़ो इसको, छोड़ दो। उन्होंने किताब लिखी, 3 किताबें लिखी। वो कहते थे यार छपवा दो इसको, फिर बाद में कहने लगे छोड़ दो, रहने दो। 3 किताबें लिखी उन्होंने इस बात के ऊपर कि मैं क्यों आया था पाकिस्तान। भाई हम वो लोग हैं जिन्होंने वॉल्टन कैंप में पंजाब की आने वाली औरतों को केयर किया था। ये किस दुनिया में बैठे यार, क्या बैठे, किस जगह बैठे हुए ये, क्या बातें कर रहे हैं? कौन सी तहरीक आज़ादी हिंद की बात कर रहे हैं? ये इस तरह की बातें नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, आगे चले। तो ये मक्खड़ क्या ना, जो मक्खड़ कहा जाता है वो गलत है क्या? जो मक्खड़ है, पन्नागीर है, जो आपके ख्याल में हिजरत क्या होती है? हिजरत क्या होती है? हमारे यहाँ जो हिजरत का फलसफा है कि मजहब के लिए जो की जाए, कुर्बानी दी जाए। हिजरत जो होती है ना, चाहे मजहब के लिए हो, किसी एक जगह से दूसरी जगह, हिजरत एक कुर्बानी होती है। हाँ, हिजरत एक कुर्बानी होती है। हर इंसान को अपना घर बड़ा बड़ा प्यारा होता है, चाहे वो खराब हो, अच्छा हो। जहां आप पैदा हुए होंगे ना, जहां आप बड़े बड़े होंगे, वो आपको हमेशा प्यारा होगा। ठीक है? तो हिजरत जो होती है एक बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा अजाब होता है। हिजरत इंसान उस वक्त करता है जब उसके अंदर डेडिकेशन होती है, जब उसके अंदर कन्विक्शन होती है, जब उसके अंदर हिम्मत होती है। कोई चरिया आदमी हिजरत नहीं कर सकता। ये बड़े दिल वालों की बात होती है हिजरत करना, ये छोटे दिल वाला हिजरत नहीं कर सकता। ये जिसके अंदर जिगरा होता है ना, वो करता है हिजरत। हिजरत का मतलब कुछ और होता है। जब मेरे आखाए नामदार हिजरत के बाद वापस गए ना, जब फतेह मक्का हुआ, तो जब वापस गए तो मक्के की जब पहाड़ियां नजर आई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो लोगों ने कहा, आपके कहा ये वो जगह है जो मैंने छोड़ दी। ठीक है ना? तो इनको क्या पता जाहिलों को हिजरत क्या होती है यार। एक दफा हजरत अली हिजरत के बाद खाना काबा के साथ खड़े हुए थे, मदीने में थे, मदीने चले गए थे, मगर तो वहां पे जो मक्के में लोग थे उन्होंने ताने के तौर पर ये कहा कि यार देखो, हम तो खाना काबा की खिदमत कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और ये लोग हिजरत कर गए। तो उस पर कुरान की आयत आई कि जो लोग खाना काबा में लोगों की खिदमत कर रहे हैं वो ये नहीं समझें कि उन मोमिनीन से जो हिजरत कर गए उनसे उनका रुतबा ज़्यादा है। ये आयत है ये कोई कहानी नहीं है, ये आयत है कुरान की। ठीक है। एक जो आपने कराची के टैक्सेस की बात की, तो इस पे बड़ा एक रद्दमल है कि कराची जो है, क्योंकि वो एक पोर्ट सिटी है और मुख्तलिफ दफातर। मैंने आपको एक कराची के टैक्सेस के बारे में एक बात की थी, वो जो बातें करते हैं उसके कोई सब्सटेंशिएशन नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने आपसे, जब मैं चेयरमैन FBR था, हाँ, उस वक्त मैंने एक बात की थी और आज तक किसी ने उसको कंट्रडिक्ट नहीं किया। क्या? कि लाहौर के तमाम बाजारों का टैक्स, हाँ, लियाकताबाद के बाजार के टैक्स से कम है। ये हकीकत चेक कर लो, बाकी सारी कहानी छोड़ दो। अच्छा, छोड़ देना बाकी सारी कहानी।
कौन देता है कौन नहीं देता छोड़ दें। आप FBR को खत लिखें कि बता दें कि लाहौर के सारे रिटेल होलसेलर कितना टैक्स देते हैं, और ये बता दें कि लियाकताबाद की मार्केट कितना टैक्स देती है। अब अगर लियाकताबाद की मार्केट ज्यादा देती है तो बता हकीकत है या नहीं है। तो ये तो हो गया लियाकताबाद, लेकिन ये जो क्लेम है ना कि आप फेडरल गवर्नमेंट का 65% और सिंध गवर्नमेंट का 95% देते हैं, तो वो उस पे कहते हैं कि उसका जो एडवांटेज पूरे पंजाब में भी माल जा रहा है ना, तो उसका जो सिंध गवर्नमेंट का 95 नहीं, मैं तो लगता है 100% ही हम दे रहे हैं आजकल तो। अच्छा 100% नहीं करे, नहीं मैं किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आपके ख्याल में मुझे एक बात बताओ, आपने कभी, मैं मिनिस्टर हूँ रेवेन्यू रह चुका हूँ। हाँ रेवेन्यू मिनिस्टर होता है जिसके बाद गाड़ियां रजिस्टर होती हैं। हाँ नहीं एक्साइज के बाद एक्साइज, हाँ एक्साइज, हाँ उसमें मिनिस्टर रेवेन्यू के पास होती है वो गाड़ी। आपको पता है अगर आप एक गाड़ी खरीदो हाँ और उसे जाके हैदराबाद में गाड़ी रजिस्टर करा दो, हाँ उसकी कीमत 5 लाख रुपए कम हो जाती है, कि उसके बारे में कहा जाता है कि डाकू से छीनी हुई गाड़ी है। तो इस वक्त तकरीबन 99% गाड़ियां कराची में रजिस्टर होती है, पता है आपको। इंटीरियर में जो गाड़ियां चलती हैं उनमें से बहुत सारी गाड़ियां वो है जो विदाउट नंबर प्लेट चलती हैं। मैं एक दिन हैदराबाद गया, प्रॉपर्टी टेस्ट के बारे में मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा सर प्रॉपर्टी टेस्ट का दफ्तर जो है ना, उसका जो खर्चा है उससे ज्यादा हमारा, उससे कम हमारा कलेक्शन है। अच्छा समझ आई। तो यार क्यों, अब कुछ राज हैं, कुछ लोगों के पर्दे हैं, क्यों खुला जाते हैं पर्दे में बैठे रहने दो, खुश हैं तो बैठे रहने दो। क्या पर्दे क्या है, क्या पर्दे, क्या जी क्या राज है यार। ये है कि बेचारे कुछ नहीं कर रहे ना, क्या कर रहे हैं मुझे बता ना, मुझे बता देना कि सिंध का जो टैक्स आ रहा है उसमें कितना टैक्स कलेक्शन हो रही है इंटीरियर सिंध से, बताए ना। मोटर व्हीकल में कितनी कलेक्शन हो रही है, प्रॉपर्टी में कितनी कलेक्शन हो रही है, कहां से हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कराची महाजरों का शहर है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये रियलिटी है तो एक्सेप्ट करो ना यार। एक ही शहर है, तो कोई भी नहीं कह रहा। वो ये कह रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट पे 60% का जो क्लेम है ना, वो क्लेम इसलिए गलत है कि जो पंजाब की जो फैक्ट्रियां हैं। कौन सी फैक्ट्री, एक आध का नाम बताओ ना। बोले जितनी भी वहां पे, जैसे एमसीबी है, एमसीबी लाहौर में पे करता है टैक्स। अच्छा कराची में, उसका हेड ऑफिस तो कराची में एमसीबी। जब से मंशा साहब, नहीं अब नहीं है ना, मंशा साहब जब आए, जब से उन्होंने ट्रांसफर शिफ्ट कर दिया। अच्छा जो एलाइड बैंक का भी शिफ्ट हो गया, जैसे वहाँ सियालकोट में स्पोर्ट्स की फैक्ट्री है, किसका वाले का ऑफिस कराची में बता दो ना। फिर वो जो पोर्ट्स से टैक्स अबे नाम बताओ ना, कौन सी स्पोर्ट की फैक्ट्री है जिसका कराची में रजिस्ट्रेशन है। जो पोर्ट से सामान आता है ना। अबे अच्छा अब कस्टम है ना, हाँ कस्टम ड्यूटी की बात करो ना, तो टोटल कलेक्शन में कस्टम ड्यूटी है कितनी, कस्टम ड्यूटी होती है कितनी टोटल, ये तो मैं कह रहा हूं। कस्टम ड्यूटी है कितनी टोटल, 14,000 में से 1,000 होगी, 1,500 होगी। अच्छा तो ये बिला वजह की बातें नहीं करो, मेरे पास सब फैक्ट्स हैं। तो आप मुझे बताएं ना। अच्छा एक बात आपसे अगली, ये जो वहां पे टैक्स चोरी ज्यादा है या वहां कारोबारी इतना है? टैक्स चोरी ज्यादा है, टैक्स चोरी ज्यादा है। और कराची में टैक्स चोरी, आपको मिसाल देता हूं। हाँ। अगर मैं एक बात कर रहा हूं कि एक करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट नॉट अच्छे की बात नहीं, पाकिस्तान में अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, एक करप्ट बिजनेसमैन अपनी इनकम का 50% पर टैक्स देता है कराची में, 50, ठीक है। वो तकरीबन 25% देता है अगर लाहौर में हो तो, 75 उसका बाहर होता है। पेशावर में 90 बाहर होता है, 10 अंदर होता है। ये कैलकुलेशन लगा ले आप, समझ आई बात? दोबारा समझाऊं मैं? नहीं समझ। सिगरेट वालों को आपने हवाला भी दिया था, सिगरेट की बात नहीं कर रहा। पेशावर में आज़ाद है ज़्यादा, वो आज़ाद इलाका है। पंजाब में 75 जेब में रखता है, 25 टैक्स दे देता है, और कराची में 50 टैक्स में रखता है और 50 में टैक्स दे देता है। ये कहानी है। 50 टैक्स क्यों देता है वो? इसलिए देता है, वैट सोर्स कट जाता है, नहीं देता है इसलिए कि टैक्स ऑफिसर उसका ग्राई नहीं है। अच्छा, यहां पे टैक्स ऑफिसर पंजाबी है या सिंधी है, तो मेमन भाई बेचारा जाके 50 दे के आ जाता है। वहां पर रिश्तेदारी निकल आती है कहीं ना कहीं। ओके, एक सवाल और, फिर समझ आई नहीं आई? नहीं आ गई है, समझ आ गई ना? आगे चलो। आपने कहा कि आपके नाना ने जो है ना तबलीगी जमात को जगह दी थी, जमीन दी थी। वो लोग पूछना चाह रहे हैं कि आपके नाना खुद कितना टैक्स देते थे? क्या खुद कितना टैक्स देते थे? इतनी जमीनें थी, जमीनें बांटते थे। मेरे नाना जो थे वो कलेक्टर
एक्साइज टैक्सेशन थे, ठीक है। ज़मीनें बांटी नहीं थी, मैंने आपको सब समझाया था, ज़मीनें बांटी नहीं है, ज़मीनें हमारी क्लेम की थी और वो हमने मस्जिद के लिए दी थी, मस्जिद के लिए दी थी, आप समझे, मस्जिद के लिए। जो हमारे ग्रैंड मदर को तबलीगी जमात का इज्तिमा जहाँ होता है, रावण में तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और ये बात आज की नहीं है, 1948 की है, 48 या बल्कि 50 के आसपास की होगी। सही है। तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं परेशानी क्या है? शिया तबलीगी जमात को नहीं दे सकता? सवाल है आपसे। फिर आपको परेशानी क्या है? नहीं, मुझे तो अच्छी लग रहा है कि आपके नाना ने नेकी का काम किया। नहीं, कोई नाना ने अच्छाई नहीं की, मैं ये बता दूं आपको, ट्राई अंडरस्टैंड मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए, जमीनें अगर आप जमींदारी करते हैं ना, हाँ। तो जमीनें जो रेलवे लाइन के पास होती है ना, उस पर कभी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, जमींदार जो जमीन, अरे अब इसको आगे चलते हैं, आप अपनी नाना की नेकी को खराब कर रहे हैं। नाना ने तो नेकी, अरे यार नेकी बता रहा हूँ, नेकी सुन लो ना, नेकी खराब कोई नहीं हो रही, मैं पहले इफेक्ट बता दूं, बाद में तो बता देना। जो जमीन रेलवे लाइन के साथ होती है ना, उस पर कभी अच्छी फसल नहीं हो सकती। अच्छा, क्योंकि उस पर आवाज आती है, चीजें आती हैं। तो जो रायविंड स्टेशन है ना, उस पर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद की एक्सपेंशन जो थी वो उस जमीन पे थी जो उनकी थी। तो उन्होंने कहा यार आप ये हमें आगे वाली दे दें, वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं थी, हमने दे दी। अब हमारा ये एहसान है कि हमने खड़ा कर दिया। अब वो नहीं माने नहीं माने वो अलग बात है, उसका सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। बजट आ गया, मगर खुशी की बात यह है कि वो आपस में लड़ रहे हैं आजकल। हाँ, अभी शुरू हुई लड़ाई, अभी हुई लड़ाई। क्या अभी लड़ाई शुरू हुई? बांग्लादेश? नहीं सर, नहीं सर, नहीं आपको पता नहीं है, जो बांग्लादेश में पहले हो गई थी, लेकिन ढाका में हुआ है। हाँ, 64 बंदा मरा है। लेकिन पाकिस्तान में अब आया ना, बांग्लादेश में तो काफी अरसे से चल रहा था। तबलीग जमात के खिलाफत बांग्लादेश में काफी अरसे चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में अभी। भाई खुशी की बात तो ये है कि जो अमन बांटते हैं, जो इस्लाम बांटते हैं, वो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते। ये कितनी खुशी की बात है। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है आजकल कि मैं जमात इस्लामी वालों की शक्ल देखता हूँ, एक तरफ शिया है, एक तरफ यहूदी है, किसका साथ देंगे बेचारे? उसे ईरान का साथ दे रहे हैं, खुला कहाँ दे रहे हैं? नहीं, कोई बयान हाफिज नईम के सारे बयान आते हैं। हाफिज नईम का बयान दिखा दो, कोई बेचारे, वो तो शिया है, एक तरफ शिया है, एक तरफ यहूदी है। अब बेचारे क्या करें? अब क्या करें बेचारे? मारे गए ना। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको यहाँ एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं। मैं अहले तशी हूँ, मगर मैं ईरान के मुल्ला रजीम को पसंद नहीं करता। मैं आपको कैटेगरी दे रहा हूँ। अच्छा। मैं ये बात मानता हूँ कि ईरान मजलूम है, ईरान का अवाम मजलूम है, ईरान में अब इसराइल ने जाती की है। आप किसी को बेजा कत्ल नहीं कर सकते, मगर मैं इस्लामी मजहबी रजीम को पसंद नहीं करता, ये मेरा जाती व्यू है। अच्छा, इस पे आगे चल के बात करते हैं। बजट देखा आपने, समझ में आया आपके? नहीं, बजट समझ में क्या आना है, बजट में है क्या जिसको समझने वाली बात है। उससे टैक्स बढ़ाने की बात हुई, टैक्स इस्लात फिर नहीं आई। क्या टैक्स इस्लात इस मुल्क में नहीं आ रही, बस टैक्स बढ़ा दो, जो जिसकी गर्दन में छुरी आ गई है उसको ज़िबा कर। नहीं, देखिए यहाँ मैं डिसएग्री करता हूँ की बात से। अगर आप इस बजट को देखें ना, तो इसमें एक अच्छाई है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अगर आप इस बजट को गौर से देखें ना, तो पिछले साल की कलेक्शन थी जो प्रोजेक्टेड थी, वो थी 12,970, 13,000 होगी ना। नहीं, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो हमारे मुल्क का जो असल इशू है, यहाँ इस्लात नहीं हो रही बजट की। मतलब यहाँ पे अगर आदमी टैक्स रेट में आ जाना तो कोई कामयाबी नहीं है। जो आदमी टैक्स चोर है, उससे टैक्स लेने में नाकाम है, उसको लाने का कोई फार्मूला इस पूरी स्टेट के पास नहीं है। रियासत नाकाम है। यार रियासत नाकाम नहीं है, रियासत चाहती नहीं है। अच्छा, रियासत में सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त पावर में PMLN है। वो दुकानदारों और आढ़तियों से टैक्स लेना नहीं चाहती। अच्छा, पीपल्स पार्टी जमींदारों से टैक्स लेना नहीं चाहती। हमारे कुछ इदारे हैं, उनका बड़ा इन्वॉल्वमेंट है रियल एस्टेट में, वो उससे टैक्स लेना नहीं चाहते। अब आप बाकी छंकना बचाओगे तो रियल एस्टेट की मार्केट तो तबाह हो गई, उसका क्रेडिट लोग आपको देते हैं। आप उसमें क्यों नहीं कनेक्शन करते? तबाही होगी, काम कहाँ हो रहा है? नहीं, क्यों नहीं करते कनेक्शन? क्या डिफेंस का प्लॉट उस प्राइस से बिकता है जिस प्राइस पे FBR वैल्यू है? सवाल है मेरा आपसे। नहीं, उस पर कैसे? फिर क्यों बिला वजह की बात? मैंने किया था, नहीं किया था, मैंने कर दिया था ना मेरे जमाने में। किया था ना मैंने, फिर क्या बर्दाश्त किया मैंने किया था ना, 100% पे लेके आया था ना। आ जाए माइकल लाल करके दिखाए मुझे, आए ना मतलब आज सामने मेरे। क्यों नहीं करते? सबको नजर आ रहा है ये प्लॉट 1 करोड़ का है, रजिस्ट्री
5 करोड़ की 1 करोड़ की होती है, प्लॉट 5 करोड़ का सबको पता है ना, है या नहीं है? फिर क्यों नहीं कलेक्ट करते? क्यों नहीं कलेक्ट करते? क्या ये छुपा हुआ है किसी से? क्यों नहीं एफबीआर वैल्यू बढ़ाते? बताओ ना, रियासत क्या सोच रही है? रियासत क्या सोच रही है? मफाद है। अच्छा, पूरी दुनिया में मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो है, दुनिया में कहीं प्राइस फिक्स नहीं होती जो हमने की हुई है। अच्छा, नहीं, जहां जो भी प्राइस होती है मार्केट वैल्यू के जो मुताबिक, भी रियल ट्रांजेक्शन होगी, मार्केट वैल्यू नहीं, ट्रांजेक्शन प्राइस यार, ट्रांजैक्शन प्राइस, जो भी ट्रांजेक्शन होगी। तो ट्रांजैक्शन प्राइस तो यहाँ हो नहीं सकती ना, यहाँ तो ब्लैक मनी घूमती, पार्किंग एरिया है ना रियल एस्टेट ब्लैक मनी का। वो तो आज खत्म उस वक्त होगा जब आप मार्केट वैल्यू को जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। आपने तो मार्केट वैल्यू जान के कब रखी हुई है ना, आपने कहा यार ये एमनेस्टी स्कीम है ना, आपको पता है 5 करोड़ रुपए का प्लॉट, 5 करोड़ का प्लॉट है, 1 करोड़ पे रजिस्ट्री कराएंगे, 4 करोड़ वाइट हो गया, यही है ना। हाँ। अच्छा, दुनिया में ट्रांजैक्शन प्राइस पे जो है टैक्स वैल्यू होती है 100%। अच्छा, तो वहां बिल्कुल सच बोला जाता है? क्या इतना सच बोला जाता है? वहां ब्लैक मनी नहीं घूमती? देखो, फिर वही वाली बात है, तुम मेरा मुंह भी खुलवाओगे, मुझे अरेस्ट भी करवाओगे। इंग्लैंड में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड है। मैं पता कर सकता हूं कि फैसल ने ये प्लॉट कितने का लिया है वेबसाइट पे जाकर। आप पब्लिक रिकॉर्ड करें, सारे चीज सही हो जाएंगे। दूसरी बात ये तो अबे बात सुन लेना मेरी। हाँ। आपका लैंड रजिस्ट्री का रिकॉर्ड पब्लिक कर दें आप। हाँ। आज आप ये बता दें कि ये प्लॉट 2010 का 5 करोड़ में बिका है, पब्लिक सर फाड़ देगी उसका। Zameen.com जो है उसकी प्राइस देख लो और रियल प्राइस देख लो, रजिस्ट्री वाली प्राइस देख लो। आप ये कहते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी प्रॉपर्टी की, उसकी पब्लिक रिकॉर्ड होगा, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। जी, मैं बात सुनिए, आपकी बात सही है। मिसाल के तौर पे मैंने जो अपने जो मेरे वो हैं असासे, मैंने 4 प्लॉट लिए, मैंने टैक्स रिटर्न में जमा कराए हुए, लेकिन मैंने वहाँ सरकारी रेट लिखा हुआ है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ इसको खत्म करें ना। आप ये कहेंगे जब फैसल प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा तो जो ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन शब्बर जैदी भी देख सकता है, बस 4 दिन बाद मसला हल हो जाएगा। जब मुझे 50 ट्रांजैक्शन नजर आएंगी ना, 1-1 लाख रुपए के अखबारों में आके तुम्हारे टीवी प्रोग्राम करेंगे, बंदे के मसल बन जाएंगे सारे, सब पता लग जाएगा कि किसने कहाँ पाक किया है। आप पब्लिक रिकॉर्ड कर देना। अच्छा, एक सवाल बताएं, इतनी आपने इसकी स्टडी, आपकी एफबीआर के चेयरमैन रहे, आपके ख्याल में इसका सवाल बिल्कुल मुख्तसर जवाब देना आपने एक लाइन में। पाकिस्तान में मजमूई तौर पे सालाना कितना टैक्स चोरी होता है? पाकिस्तान में 14,000 अरब का बजट, पाकिस्तान में इस साल का बजट 11,900 कलेक्ट हुआ है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। 11,900 कलेक्ट हुआ है, 5,500 रुपए वो है जो कलेक्ट नहीं हुआ। ये 11,000 प्लस 5,000 16,000 होना चाहिए। 16, बिल्कुल कंजर्वेटिव एस्टीमेट कर रहा हूं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो 11,000 का 5%, तो इसका मतलब सिर्फ 50% टैक्स चोरी। 11,000 का 11,000 5,000 50%, 50 ऑलमोस्ट 50% टैक्स चोरी हो। 50% में कम बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा हो। तो ये मेरा कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। मिसाल लेता हूं मैं आपको। आपके ख्याल में जो मोटरसाइकिल टायर बिकता है, हाँ, इसकी प्रोडक्शन का रिकॉर्ड कितना है? या आप सिगरेट ले लें, हाँ, आप यहां से आगे चले, आप हैदराबाद से आगे निकल जाए, 10-15 मील 30 मील आगे चले जाए, हाँ, वहां से लेकर तकरीबन मुल्तान तक आप किसी दुकान, पार वाले की दुकान में चले जाएं, आप उसे बोले सिगरेट दे दो मुझे, वो आपको ऐसे ब्रांड दिखाएगा जो आपने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं होगा। मोर, फूल, ये वो सारे वो ब्रांड हैं जो जाली मतलब जो जाली नहीं है, वो एक्साइज ड्यूटी के थ्रू आए ही नहीं। सही है। और आपको पता है कि सेल टैक्स में एक्साइज ड्यूटी, सिगरेट में एक्साइज ड्यूटी कितनी है? तकरीबन 75%। तो पूरा पाकिस्तान अनडॉक्यूमेंटेड सेल पे चल रहा है टोबैको में, हैदराबाद से लेकर मुल्तान तक। तो आपके ख्याल में सिर्फ इस टैक्स, जो सिगरेट की फैक्ट्रियों में कितनी टैक्स चोरी होती होगी? तकरीबन 500, 350 से 400 बिलियन सालाना। तो ये वफाक का सूबे का जो बजट आया,
उसमें कराची के लिए कोई नया प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ? देखिए, कराची के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि कराची के 24 नुमाइंदे हैं इस वक्त, शायद MNA, उन 24 नुमाइंदों ने आज तक को ये नहीं बताया वो चाहते क्या है। वो तो नुमाइंदे भी आपको पता है क्या? नुमाइंदे भी तो आपको पता है ना कैसे हैं, उनको भी पता है कैसे नुमाइंदे हैं। बस अगर वो ऐसे तो फिर अल्लाह वाला फिर यही होगा ना, फिर यही होगा ना। इसीलिए दुनिया के शायद 117 शहरों में से कराची को कहा गया है सबसे खराब शहर रहने के लिए। हाँ। अच्छा, मगर यहाँ पे मैं आपको एक ब्यूटी बताता हूँ। हाँ। आपने कहा कि सबसे खराब शहर है रहने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान में वो कौन सा शहर है जहाँ पे पठान, पंजाबी, सराइकी आके आता है खराब के बावजूद? लाहौर क्यों नहीं जाता? ये इस शहर की ब्यूटी है ना। आप कह रहे हैं सबसे खराब शहर है रहने के लिए, मगर जो ही पठान निकलता है स्वाद से, जो सराइकी निकलता है रहीम खान से, जो लाहौर से निकलता है वो आगे कराची बैठ जाता है। तो ये भी तो इसकी ब्यूटी है ना। सोचे या नहीं सोचे? कितने लोग आते हैं कराची हर साल? तकरीबन 1.5 लाख आदमी। नहीं, वो तो ठीक है। ये जो नजरअंदाज जो सूबाई वफाकी हुकूमत कर रही है, इसकी वजह क्या है? कोई नई मेगा स्कीम ही नहीं है शहर में। मतलब एक मिसाल ले लें, K4 में जो पैसे रखे गए, इसका मतलब ये है कि ये तो मेरे ख्याल अंदर 10 साल में भी नहीं बनना। देखिए फैसल, मैंने एक बात की थी, 3.5 अरब रुपये मैंने एक बात की थी जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मगर मैं आपके कहने पे रिपीट कर देता हूँ। कराची के लोगों का इकोनॉमिक जेनोसाइड किया जा रहा है। अच्छा। कराची के लोगों का माशी नस्लकशी की जा रही है। तो ये किसी मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है, इत्तेफाक से हो रहा है? मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है। मनसूबा बंदी का हदफ क्या, टारगेट क्या है? मनसूबा बंदी का हदफ ये है कि ये वो वाहिद इलाका है जो इकोनॉमिकली तरक्की कर सकता है, बाकी पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात समझ में नहीं आ रही जी? पाकिस्तान के हुक्मरान ये बात नहीं समझ रहे। पाकिस्तान के हुक्मरान यहाँ रह नहीं सकते ना। इमरान खान एक दिन भी गुजार सकता कराची में, मरियम नवाज एक दिन भी गुजार नहीं सकती कराची में। तो उनको पसंद नहीं आता तो क्या करें? फंस गए ना। आप समझने की बात कोशिश करें ना। नवाज शरीफ कराची में एक दिन नहीं गुजार सकता, शहबाज शरीफ एक दिन नहीं गुजार सकता। अब यहाँ गुजार सकते नहीं है, तरक्की यहाँ होनी है। अब वो बैठे हुए हैं। अभी इस डायलेमा में पाकिस्तान फंसा हुआ है। चाइना में तरक्की हुई है, कहाँ हुई है तरक्की चाइना में? तरक्की ऐसे मुल्कों में हमेशा उन सिटीज़ में होती है जो सिटीज़ पोर्ट के साथ होते हैं, जो एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। तो आप तो अपने दौर में आपने जो ताकतवर लोगों को और हुक्मरानों को ये बात समझाने की कोशिश नहीं की कराची के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा? समझ तो उनको अच्छी तरह आ गई है, और मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ। 1-2 साल की बात है। अच्छा, नजर आ गई, सबको समझ आ गई है। वो मुंह से नहीं कहे वो अलग बात है। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा दोस्त है, मैं उसका सपोर्टर हूँ, आज भी सपोर्टर हूँ। इमरान खान ने एक रात भी नहीं गुजारी कराची में। वो तो कह रहे हैं उनकी एहलिया ने मना किया था समंदर के किनारे नहीं रहना, आपका किरदार समंदर के किनारे आएंगे, जिन आ जाएगा, भूत आ जाएगा, क्या होगा? उनकी एहलिया ने क्या? उनकी एहलिया ने मना किया। एहलिया ने क्या कहा था कि समंदर के किनारे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके इक़्तिदार पे उसके असरात पड़ेंगे। किसमें? इक़्तिदार के ऊपर। इक़्तिदार के ऊपर? इक़्तिदार तो चला गया, ये किसी वजह से भी चला गया है, वो तो ऐसे ही चला गया। और जेल जाने का किसने कहा था? मुझे खौफ आता है इस इंसान से जो इस तरह की बात मान ले। मुझे सीरियसली, अगर आप तो इमरान खान के अगर आप ये कह रहे हो ना कि एहलिया ने कहा था, और अगर एहलिया ने कहा था कि समंदर के पास नहीं रहना और उसने मान लिया था, तो फिर मैं इमरान खान की दोस्ती को छोड़ दूंगा। नहीं, आप तो इमरान खान के बहुत करीब रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे ये जिस दिन यकीन हो गया कि इमरान खान को ये बात उसकी एहलिया ने की थी और उसने इसको अमल दरामद कर लिया, तो मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे तवाहम परस्त आदमी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो क्या पूरी दुनिया को पता है, उन्होंने मज़ार में जाके सिजदा किया, वो आपने फिर वीडियो नहीं देखी थी? यार, मज़ार में सिजदा करना अलग चीज है, समंदर के पास रहने वाली बात करना अलग चीज है। ये तो सबको पता है। मज़ार पे तो सिजदा मैं भी करता हूँ। मज़ार पे? हाँ, क्या हुआ? अच्छा, मज़ार पे सिजदा करने से कोई मुशरिक नहीं हो जाता। इस पे तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूँ। अगला वाला छोड़ देना। इसलिए मज़ार पे सिजदे करने को तवाम परस्ती से नहीं मजाओ। तवाम परस्ती अलग चीज होती है। ये आपके लिए में नहीं था कि इमरान खान की हुकूमत जादू टोना से चल रही थी? क्या आप जब चेयरमैन CBR थे, इमरान खान के इतने करीब थे, तो आपके लिए में नहीं था कि इमरान खान की हुकूमत जादू टोना से चल रही है? मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये बात सुनी भी नहीं थी आपने? नहीं, सुनी मैंने जरूर थी। हाँ, मगर मुझे कभी आपने पूछा इमरान खान? यकीन नहीं था, आज भी यकीन नहीं है। आपने पूछा इमरान खान से? मैंने इमरान खान से एक दफा डिस्कस करने की कोशिश की थी। उनकी वाइफ, उन्होंने कहा यार शब्बर, तुम हर बंदों की पर्सनल लाइफ में घुस जाते हो, तो उसको मैंने उनके पर्दे पे एतराज कर दिया था। अच्छा, नहीं करे क्या आपने उनको बोला पर्दा नहीं करे? नहीं यार, वो
पर्दा जो है, जो जो चेहरा छुपाते हैं, इस पर्दे को मैं इस्लामी नहीं मानता। अच्छा, नहीं वो तो चले, आपने क्या पिंकी अबे मैंने कहा था कि सर इनको अगर आप बिशा साहिबा से क्या बोला आपने? अबे हुआ ये कि जब उस वक्त मैं गवर्नमेंट में भी नहीं गया था, हाँ, तो ये जो जब इनकी इंस्टॉलेशन हुई थी ना, ये वज़ीर आज़म बने थे, हाँ, तो उसमें वो खातून भी बैठी हुई थी अच्छा, और नकाब के साथ बैठी हुई थी। ओ, तो मैंने जब इनको मुबारकबाद का टेलीफोन किया ना, हाँ, तो मैंने साथ में ये कहा कि सर इनको क्यों उठाया था आपने? कह रहे ये तो अजीब आदमी हो, उसकी मर्जी है। मैंने कहा नहीं सर, ये जायज़ नहीं है। मैंने कहा सर देखिए, पर्दा तो अयूब खान की बीवी भी करती थी, पर्दा याया खान की बीवी भी करती थी, पर्दा मूसा की बीवी भी करती थी। अगर पर्दा करना है तो घर में बैठे थे। अच्छा, आपको कभी महसूस हुआ कि इमरान खान अपनी बीवी के हाथों हाईजैक है? आज ये सच बोल दें आप। इमरान खान के बारे में मेरा ज़ाती व्यू है कि वो एक मासूम इंसान है। ये तो छोड़े, अबे भाई मासूम इंसान ये होता तो बात घुमाने वाली कर दी ना, मासूम इंसान है। अबे भाई हर एक की बात मान लेता है ना। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, जिस तरह आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं ना, इसी तरह बताएंगे इमरान खान को उनकी अहलिया ने हाईजैक किया हुआ था या नहीं किया हुआ था? मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हाईजैक किया हुआ। तो फिर ये कैसे पता मासूम इंसान है? हाँ, ये मुझे पता है, ये मुझे ज़रूर पता है कि वो एक दिन बैठे हुए अपनी बेगम के साथ, जब मैंने एक दिन उनको अर्जेंट काम के लिए टेलीफोन किया, तो उनका एक सेक्रेटरी था, मैंने कहा यार जाके बहुत ज़रूरी बात कर दी है, मैंने खास आपको जाके फ़ोन दो। उन्होंने कहा नहीं इस वक्त नहीं दे सकता, वो अपनी बेगम के साथ बैठे हुए ड्रामा अर्तुगरुल देख रहे हैं। क्या बात, हंस क्यों रहे हो यार? अच्छा, नहीं दे सकता वज़ीर आज़म अर्तुगरुल? अच्छा है, नहीं देखे चाहिए उसको, इसलिए सारे सरकारी अमूर बंद थे। नहीं यार, रात का टाइम था। वज़ीर आज़म की क्या दिनों रात होता है, आपने सरकारी काम से किया होगा ना फोन? यार मुझे करना भी नहीं चाहिए था, रात को क्या जरूरत थी, मैं सुबह करता, मुझे अर्जेंट काम था। मैंने पूछा यार जाके, जब मैं चेयरमैन FBR था, तो जो हमारा दिन में टाइम नहीं मिलता था, तो वो एक सर्टेन टाइम में 6:30 से 7:30 तक अपनी जॉगिंग करते थे, अपनी वर्कआउट करते थे अपने। हाँ, ठीक है, तो उस दौरान में उनका जो सेक्रेटरी के पास मोबाइल होता था, हाँ, तो हमें जो भी बात करनी होती थी तो हम उससे कर लेते थे, वो टाइम फारिग होता था, सुकून से बात हो जाती थी। ठीक है। ठीक है, एक दिन मैं लेट हो गया, तो मैंने पूछा जाके बात कराओ, उनका नहीं सर अभी नहीं हो सकता, आधे घंटे बाद करिएगा। मैंने कहा यार क्या हो गया, आधे घंटे बाद? कह लगा नहीं सर आधे घंटे बाद आप करा दूंगा बात। मैंने कहा तुम जाके तो दे दो फोन खास आपको। कह लगा नहीं सर अभी वो अर्तुगरुल देख रहे हैं, बाद में बात करेगा। फिर भी दोस्ती रखी आपने? क्या दोस्ती रखी? फिर भी क्या? फिर भी दोस्ती रखी? क्या दोस्ती? हाँ, अर्तुगरुल वाले से दोस्ती नहीं हो सकती? आपके नजरियात के तहत नहीं हो सकती। जो आपकी सोच है, जो आपके नजरियात हैं, उसके बिल्कुल बरखिलाफ है मामला। जब आप ये कह रहे हैं कि जब मुझे ये मालूम चल जाए कि वो जादू टोना करते तो मैं ताल्लुक, मैं आज भी कह रहा हूँ अर्तुगरुल देखना और जादू टोना अलग अलग चीजें भाई। अच्छा, देखिए मैं आपको एक तो आप आज कौम को बोले पूरी कौम अर्तुगरुल देखे, अपने नजरियात को इस्तेकाम बोले, मशवरा दें कौम को। क्या कि पूरी कौम को मशवरा दें कि मैं कौम को मशवरा देता हूँ, वो अपनी नजरियाती परवरिश के लिए, नजरियाती तौर पे मुस्तहकम होने के लिए अर्तुगरुल ड्रामा देखे। अब लाइटर नोट बताता हूँ, अगर तुम्हें याद है उस जमाने में उन्होंने बयान दिया था कि टर्किश ड्रामे बड़े अच्छे होते हैं, याद है? हाँ, तो अब वो तो कह चुका है बेचारा, वो क्या करे। अच्छा मैं आपको अब क्लैरिफाई करता हूँ। अब आप आज आपने बात की, इमरान खान मेरे ज़ाती हिसाब से फाइनेंशियली ऑनेस्ट आदमी है, मगर मैं उनकी बेगम और उनकी दोस्त फराह गोगी के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब्सिडिस्ट है और उसमें मुझे जो पोजीशन नजर आती है वो शायद यार शब्बर भाई सुन लेना बात पूरी। आप पहले मेरी सुने, अभी आप मेरी सुने। आप अल्लामा इकबाल के बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, आप जो है तो और उनकी और गोगी के बारे में आप कमेंट्स नहीं कर सकते, ये उससे ज्यादा मोतबर हो गए। मैंने कहा ना कि अल्लामा, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान जाती तौर पे ऑनेस्ट आदमी है। ऑनेस्ट को छोड़े, सुन लो ना, फराह गोगी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जो करप्शन के केसेस हैं वो हो सकते हैं, गलत नहीं हो, सही हो। मैं ये कह रहा हूँ सही हो, गलत नहीं, सही हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। मैं कह रहा हूँ फराह गोगी के बारे में जो बयानात हैं या उनकी बेगम के बारे में जो बयानात है, घड़ी की, तोशा खाने की, उसमें कोई इशू हो सकता है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा कहना यह है कि आप समझते हैं कि उस वक्त सरकार के अमूर थे, हुकूमती अमूर सुन लो मेरी। अच्छा अब आगे चलो ना, मैंने इस पर कल एक कॉल पर जवाब दिया है। और अगर उनकी बेगम ने ये कोई ऐसी तोशा खाने में या हरकत की है तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। तोशा खाना तो इतनी सी चीजें छोड़े, लानत वो किया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़े। तोशा खाना तो इतना सा मामला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उस वक्त सरकार चलाई जा रही थी वो बेगम के मशवरे चलाई जा रही थी, इमरान खान खुद चला रहे थे। ये अहम बात है। अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने जिन मैटर्स पे डील किया, मैंने जिन मैटर पे डील किया उसमें मैंने कभी इमरान खान ने अपनी बेगम के बारे में बात नहीं की, कभी। इसको भी छोड़ दें। अच्छा अब
ये जो कहना है कि समंदर के पास नहीं जाए या मुर्दे के पास नहीं जाए, ये उनके जाती इश्यूज थे, ठीक है। मगर अगर नहीं थे, और अगर मैं आज फिर कह रहा हूं, मैंने बहुत दफा उनके करीबी साथियों से ये बात करने की कोशिश की। देखिए मैं तो इमरान खान का एक प्रोफेशनल किस्म का दोस्त था ना, मतलब मेरी उससे जाती दोस्ती नहीं थी ना, मेरा एज ग्रुप मिलता था, मगर जो उनके साथ बहुत करीब थे, मैंने उनसे बहुत दफ़ा ये कोशिश की कि यार मुझे एक बताओ, ये तोहम वाली कहानी ठीक है या गलत है। मैंने बहुत दफ़ा उन लोगों से कोशिश की और वो हमेशा इस सवाल को अवॉइड करते थे। इसका मतलब था ना जी, था ना, इसका मतलब क्या मतलब, ये सब मामला हाँ नहीं, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं इस बात को मानता हूँ। जो मुझे सबसे बड़ा अफसोस है ना, इस बात का मुझे अफसोस है कि जिस आदमी ने इसको मिलाया था उस खातून से, वो तो वजीर बन गया। क्या वो तो वजीर बन गया। हाँ, वो मेरा मतलब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि यार अगर मैं जाकर किसी चपरासी के थ्रू मिल जाऊं, तो अगर मैं किसी बड़े आदमी के थ्रू किसी से मिल लूं तो कोई बात नहीं, मैं जाके एक चपरासी मुझे कहे कि यार ये जाकर ना शब्बर साहब, एक चपरासी आए, वो कहे शब्बर साहब ये मेरी जानने वाली लड़की से शादी कर ले, और मैं कर लूँ तो मैं पागल हूँ। एम आई राइट? ये यहाँ पे मुझे अफसोस है, और मैं आई पब्लिकली सेइंग कि मुझे अफसोस है कि जिस आदमी के कहने पे इन्होंने किया, उसके लिए मेरी कोई इज्जत नहीं है। उस आदमी को तो छोड़े, वो शादी का फैसला गलत था ना। 100%। पहला वाला भी गलत था, रेहाम खान वाला, पहला वाला भी गलत, रेहाम खान वाला उससे बड़ा गलत था। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसकी बहुत करीबी दोस्ती थी रेहामा के साथ। अच्छा, माशाल्लाह। लाहौर में रहने वाले वो, नहीं सोशल दोस्ती थी। सोशल दोस्ती कैसे? तो वो ये कहता, मैं उनकी उस रेफरेंस से कभी कभी जमायमा को मिला भी हूँ, और मेरा ख्याल है बदकिस्मती इमरान खान की थी कि वो शादी टूट गई जमायमा वाली। जी, वो औरत निहायत संजीदा, निहायत रीजनेबल, निहायत समझदार खातून थी, और उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इमरान खान की लाइफ के अंदर। आपने रेहाम खान की किताब पढ़ी? किसकी? रेहाम खान की। यार रेहाम खान की किताब तो गंदी किताब है, मुझे पसंद नहीं आई। पढ़ी तो ना आपको किताब पढ़नी है ना, फजलुल्लाह बाबर की रज़दारी वाली किताब पढ़ ले, और मैं चाहता हूँ कभी आप मेरे से उस किताब के ऊपर एक प्रोग्राम करें। वो तो कर लेंगे। आपने रेहाम खान की किताब पढ़ी? आपने? मुझे वो किताब पसंद नहीं है। पढ़ी होगी तो पता चला होगा ना अच्छी नहीं है। क्या पढ़ने के बाद मालूम चला होगा ना आपको अच्छी नहीं है? बगैर पढ़े तो नहीं मालूम चल सकता। मिसाल के तौर पे किताब रखी है, मैं पढ़ूंगा तो मालूम चलेगा ना। रेहाम खान को उस वक्त से जानता हूँ जब वो आज टीवी में कंपेयर थी। क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? क्या उनके बारे में क्या जानते हैं? मतलब क्या समझते हो, मतलब क्या नहीं, आपने इमरान खान को बताया कि शायद आप तो इतने करीबी दोस्त थे, तो क्या जी कभी बताया उन्होंने? देखिए, मैंने ये कहा ना कि मेरी बहुत करीबी दोस्ती थी एक आदमी के साथ जिसका नाम है नईम उल हक। हाँ, वो मेरे फैमिली फ्रेंड थे, नहीं, और बहुत अच्छे इंसान थे। शायद आपको पता हो या नहीं हो कि रेहाम खान का पहला झगड़ा किससे हुआ था? नईम उल हक से। और हम उस ग्रुप के लोग हैं जो नईम भाई के साथ थे। अच्छा। नईम भाई जो थे, नईम भाई वाज लाइक अ हाउसमैन ऑफ, इनसाइडर ऑफ इमरान खान। जो जमायमा चली गई थी उसके बाद से तमाम अफेयर्स इमरान खान के नईम उल हक साहब देखा करते थे। रेहाम खान जब से आई तो नईम भाई को उसने बाहर निकाल दिया। आपने कभी ये शायद कहानी नहीं सुनी होगी। नईम भाई बाहर आ गए बेचारे, और इमरान खान की डाउनफॉल की रीजन नईम भाई की मौत है। अच्छा। जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो उस वक्त नईम भाई हयात थे। हाँ। नईम भाई इमरान खान के लिए शॉक ऑब्जर्वर थे। अच्छा। नईम भाई इमरान खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। वो उल्टे पुल्टे लोगों को इमरान खान से नहीं मिलने देते थे, और इमरान खान को कोई ऐसी बात नहीं करने देते थे जो पब्लिक में उसका इमेज ख़राब करे। वो एक बहुत अच्छा बैरियर था इमरान खान के लिए। देखो, एक मैं इंसान हूँ ना यार, मैं इंसान हूँ, मैंने अभी गुस्से में आपको पता नहीं क्या कुछ कह दिया होगा, तो ज़रूरी नहीं कि मेरे पब्लिक फिगर की हर बात पब्लिक में जाए। नईम भाई एक दरमियान में बैरियर होते थे जो हर चीज़ों को संभाल लिया करते थे। जब से नईम भाई का इंतकाल हुआ उसके बाद से इमरान खान के सामने बैरियर ख़त्म हो गया। वो शहबाज भट्ट और अफजल चंद और ये लोग आ गए, इनको कोई बैकग्राउंड नहीं पता थी कि इमरान खान की पर्सनैलिटी क्या है, वो कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये इमरान खान की बदकिस्मती थी, और दोनों शादियाँ बदकिस्मती हैं। दोनों शादियाँ बदकिस्मती है इमरान खान की। दोनों शादियाँ इमरान खान के मेरिट पे नहीं गिरती थी। इस सवाल को एक आखिरी सवाल पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान को अगर अपनी आगे की सियासी ज़िंदगी सही करनी है तो अपनी दूसरी बीवी से फौरी अलग इख्तियार कर लें? देखिए, किसी आदमी की ज़ाती ज़िंदगी में हमें
बात कर बीवी के बारे में बात करने का हक हासिल नहीं, मगर आम आदमी की जिंदगी हाँ सुनिए, मगर अगर वो तहव्वुम परस्ती वाली बात सही है तो फिर हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक का इशू, आपके ताल्लुक है तो कौम की बात हो रही है, उनको अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए? आप तो एक ज़ात है ना, वो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, नौजवानों की सबसे पसंदीदा शख्सियत है। अगर वो ऐसे हाईजैक है किसी फैसलों में तो आप समझते हैं कि वो आगे नौजवानों में मजीद मायूसी का सबब बने? तो उनको वो अगर वो ये तहव्वुम परस्ती है और अगर वो पाकिस्तान में मुस्तकबिल में आना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको साथ नहीं चल सकते, चल ही नहीं सकते। इस जुमले को हम जरा थोड़ा इसको कंपोज करें तो ये कह सकते हैं अगर इमरान खान को मुस्तकबिल में सियासत करनी है तो मौजूदा बीबी के साथ नहीं चल सकते। देखो मगर फिर मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ ना कि आप कंक्लूजन में पहुंच चुके हो ना, मैं कंक्लूजन में नहीं पहुंचा अभी। मैं ये कह रहा हूँ ना आपको, तहव्वुम परस्ती के बारे में मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों से पूछा, जब मैं करीब से जब भी पूछा वह कोई बंदा मुझसे खुल के बात नहीं कर सका। मगर इमरान खान से मैं ये ज़रूर है कि मैंने कभी ज़ाती तौर पर बात नहीं की। किसी ने मना तो नहीं किया ना, ऐसा नहीं है, राय देने से इज्तनाब किया, मतलब हामी बन ली ना। करीबी आदमी से आपने पूछा, उसने अपनी राय नहीं दी तो हामी है ना, और क्या है। अगले सवाल पे आते हैं। हाँ ये आप कह सकते हैं, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर। यस, उन्होंने मतलब खामोशी इख्तियार की, बेसिकली खामोशी इख्तियार की, मैं ये कह सकता हूँ। यस ठीक, ये मैं इस पर डिसएग्री नहीं करूँगा। और मगर अगर ये बात है ना, अच्छा मैंने एक दिन ये भी इससे भी बड़ी गौर किया। आप दोस्ती में साथ दे रहे हैं इमरान खान का, अगर आप अपनी बात पे कायम होते तो आपके पास प्रूफ था, लेकिन आपने दोस्ती में साथ ही दे रहे हैं आप इमरान खान का। दोस्ती में साथ दे रहे क्या मतलब आपको तो एक तरीके से हवाला सबूत मिल ही गया ना, कोई मामला में मतलब इन्वॉल्व है तौहम परस्ती में। कैसे इन्वॉल्व हो गया? नहीं आप नहीं हुए, खुदा न खास्ता। आपको तो इस बात की वो इशारा कंफर्म हो गया ना, सामने वाले से आपने पूछा, उसने बोला छोड़ो यार मौजूद को अगले। नहीं ये नहीं, इस तरह नहीं बोला। मतलब मैंने उससे सवाल किया तो वो मतलब जिसे कहते हैं ना, वो इस तरह खामोश हो गया, उसने उस सवाल को अवॉइड किया। मतलब उसे ये नहीं कहा छोड़ो, मतलब उसने मैंने सवाल किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार 2 और 2 कितने होते हैं, तुमने थोड़ी देर बाद जवाब नहीं दिया और तुम खामोश बैठे रहे। सर आपने अभी डंके की चोट पे एक बात कही कि इमरान खान करप्ट नहीं है। अभी कह रहा हूँ, इमरान खान के किसी भी करीबी आदमी से पूछेंगे करप्ट नहीं है, बोलेगा नहीं है। डंके की चोट पे बोलेगा। हाँ बिल्कुल। आप उससे पूछेंगे यार वो बेगम जादू तो है, छोड़ो यार इस मामले को रहने। तो इसका मतलब ये है कि वो तो आपका कंक्लूजन गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हो। अब सर ये पाकिस्तान भारत की जंग का फातेह कौन है? क्या जी? पाकिस्तान भारत की जंग का फातेह कौन है? बिल्कुल फातेह हुआ। और कौन ये मतलब पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसने ये पहले भी साबित किया कि वो बेहतर है, और जो एग्रेशन पर आता है वो ज़्यादा एक्सपोज होता है उसके जो डिफेंस पर होता है, तो वो एग्रेशन में आए थे। ठीक, तो हम ये जो अच्छा, मगर मैं उसको अब किस पैमाने में लेना है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। ठीक है, करते नहीं, हम इसको आगे चलते हैं। हम ये कहते हैं कि ये ऐसा महसूस होता है कि इस जंग के बाद पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ताकतवर हुई है। इमरान खान का गिराफ गिरा है, यानी कि कल तक अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी दबाव में थी इमरान खान के हवाले से, तो वो इस जंग के बाद वो दबाव ख़त्म हो गया। ये एक अमूमी राय सामने आ रही है। आप भी आखिर समझते हैं ये अमूमी राय सामने आ रही है, ऐसे ही हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको सवाल को आपको इसका जवाब एक सवाल के हमें पढ़ता हूँ। कोई ऐसा आदमी जो इमरान खान का वोटर था, हाँ, वो अब क्या इमरान खान का वोटर नहीं रहा? अच्छा, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। सर अब हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि वो ये समझ रहा है कि सामने वाला अब क्योंकि एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और बिकॉज ऑफ द इंडिया फैक्टर की वजह से सामने वाले को गिराना मुश्किल है, तो इमरान खान का आने का चांस कम हो गया है। मगर अगर आज बैलेट बॉक्स में दोबारा जाएंगे तो पोजीशन वही आएगी जो पहले आई थी। ठीक, एस्टेब्लिशमेंट मजबूत नहीं हुई। क्या एस्टेब्लिशमेंट मजबूत नहीं हुई है सियासी तौर पे? एस्टेब्लिशमेंट का अवाम में गिराव नहीं पड़ा। एस्टेब्लिशमेंट सियासी पार्टी है, पाकिस्तान में है। हाँ? पाकिस्तान में है। हाँ, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन लड़ेगी 2024 लड़ेगी है? नहीं लड़ेगी सर, लेकिन लड़ने का नहीं लड़ने का ताल्लुक मेरा सवाल फिर आपको ये है सर, इस वक्त बात मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर 2026 में इलेक्शन होता है तो क्या एस्टेब्लिशमेंट पार्टी तो नहीं होगी ना लड़ने के लिए? ये तो होगा ना किसके हमदर्दियां हैं या नहीं? भाई मैं पूछ रहा हूँ ना, 2026 में इलेक्शन होता है, क्या एस्टेब्लिशमेंट का कैंडिडेट आएगा कि ये कैंडिडेट पिंडी का है? नहीं आएगा ना। ठीक है, तो क्या इमरान खान का वोट 24 से कम हो जाएगा?
जवाब देना मुझे, ये सवाल है। आप गलत सवाल ले रहे हैं कि इसराइल मजबूत हुई या कमज़ोर हुई। सवाल ये है कि यही तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में प्रॉब्लम है इस वक्त, कि क्या वोट पावर कम हो गई या कम ज़्यादा हो गई। अच्छा, वोट पावर जो है वो इसलिए कम नहीं हुई, क्यों नहीं कम हुई? फौज तो बैलेट बॉक्स में आती नहीं ना। वोट का मामला आएगा 2028 में। अभी मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी बात हो रही है एतमाद की, कॉन्फिडेंस लेवल की, एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल उसी दिन बढ़ गया था जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई थी। इमरान खान को जिस दिन 9 मई के बाद इमरान खान को ये बात रियलाइज़ कर लेनी चाहिए थी कि वो कभी बास मूवमेंट से नहीं आ सकता। इमरान खान बेवकूफ़ होगा अगर वो ये समझ रहा है कि वो धरना देकर गवर्नमेंट चेंज करा देगा। ये आपकी उसकी भी गलत फहमी है। अगर उसके दिमाग में ये बात थी तो वो एक बेवकूफ़ आदमी है। एस्टेब्लिशमेंट 47 अगर एस्टेब्लिशमेंट पार्टी होती, इलेक्शन की पार्टी नहीं होती। प्रॉब्लम जो ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दो पार्टियां इमरान खान के सामने खड़ी हैं, वो पार्टी गेन नहीं कर रही। ये कह रहा हूं मैं आपको। वो तो नहीं, और कमजोर हो जी, वो तो नहीं कर रही। बस खत्म, जब वो गेन नहीं कर रही तो कौन फायदा उठा रहा है? ठीक हो गया सर। ये ईरान इसराइल की जंग आप समझते हैं आलमी जंग में तब्दील हो सकती है? देखिए, यहां मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं और शायद इस बात के ऊपर मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़े। ठीक, पहले तो आप ये बताइए, क्या ये इस्लाम और कुफर की जंग है? हाँ है हाँ है। कैसे? एक अमूमी रवैया ये कैसे है, कैसे बता रहा हूँ आपको। कैसे जंग इस्लाम? मैं बता रहा हूँ, अब बताए ना। यहूदियों के बारे में दुनिया का मुसलमान ये समझता है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। इसराइल के बारे में वो जो है वो ईरान पे जो है ना वो हमलावर हुआ है, क्योंकि इससे पहले वो गज़ा पे जिस बेरहमी और सफाकी से वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा था, तो इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान ईरान की पॉलिसियों की मुखालफत के बावजूद ईरान के किसी कुरानी आयत में ये लिखा है कि यहूदी रियासत नहीं हो सकती? किसकी? किसी कुरान की आयत में ये लिखा है कि रियासत यहूदियों, ये लिखा हुआ यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये तो नसारा तो दोस्त हैं आपके। अभी तो यहूदियों की बात, यहूदियों की बात हो रही है ना अभी। मैं नसारा की दोस्ती, ये तो यहूद नसारा दुश्मन है, मगर अमेरिका दोस्त है, नसारा दुश्मन है। अमेरिका को दोस्त कौन कह रहा है? अरे यार, आप लंच तो आपने कल किया है, क्या बात करें, दोस्त नहीं है यार। देखो, अब ये मुनाफकत नहीं करो ना यार। ये जो आयत आप बार बार पढ़ते हो, यहूद नसारा दोस्त नहीं है आपके, इसके ऊपर आप मेरे साथ प्रोग्राम कर लीजिएगा एक दफ़ा। ये आयत नहीं पढ़ा करो कभी इस बारे में, ये आयत रॉन्गली कोटेड है, ठीक है? अच्छा, इसका एक रेफरेंस है इस आयत का, ठीक है? चले आगे चलते हैं। अब आ गई बात इसराइल। क्या इसराइल यहूदी मुल्क है? हाँ। नहीं, इसराइल ज़ायोनिस्ट मुल्क है। ज़ायोनिस्ट मुल्क में और ज्यूस मुल्क में बड़ा फ़र्क है। जो ऑर्थोडॉक्स ज्यू होते हैं वो इसराइल को पसंद नहीं करते। ये ज़ायोनिस्ट है, इसको आप बोलते हैं ना उर्दू में सेहूनी ताकत है। ये सेहूनी अलग होता है और यहूदी अलग होता है। ये जो इसराइल की पोजीशन है। अब इससे आगे चलते हैं। बड़ा जुल्म किया इसराइल ने गज़ा में। महमूद अब्बास मुसलमान है, काफिर है? मुसलमान है। उसको क्यों नहीं किया? कह रहे हैं उनका वो है, क्या कठपुतली है। क्या है? कठपुतली कहते हैं। कठपुतली तो नहीं है, पहले तो वो जंग कर रहा था, 100 जहाज उसने अगवा किए, पूरी जंग थी उनकी, वो बैठे हुए हैं, वो भी फ़लस्तीनी है, वो भी मुसलमान है, उनके खिलाफ क्यों नहीं है? पब्लिक है। महमूद अब्बास तो एक आदमी है ना, फ़लस्तीन, वो उनके खिलाफ जंग क्यों नहीं है? महमूद अब्बास के खिलाफ जंग क्यों नहीं हो रही? और क्या आपने हमास की हिस्ट्री पढ़ी है कभी? हमास किसने बनाई थी? इसराइल ने बनाई थी। हमास इसराइल ने बनाई थी अगेंस्ट पीएलओ के खिलाफ पार्टी हमास इसराइल ने बनाई है, फलस्तीनियों ने नहीं बनाई। इसलिए बनाई थी कि पीएलओ वाज प्रो रशियन, और अमेरिका उसको चाहता था कि वो फलस्तीनियों को डिवाइड करे और उसमें मजहबी जमात खड़ा करे जिसमें हमास खड़ी की गई थी। समझ आई बात? तो ये मुसलमान की कहानी नहीं सुनाओ मुझे तुम कि इस्लाम की जंग है और मुसलमान की जंग है और ये हो गया। हिस्ट्री को अपने राइट पर्सपेक्टिव में समझो। सही। अब आ जाए, ये इंसानी जुल्म की जंग है, मुसलमान की जंग नहीं है। आप हर चीज को इस्लाम के पैमाने पे नहीं नापा करो, ठीक। हर चीज को इंसानी पैमाने पे नापो। ठीक। कि क्या इसराइल की स्टेट का जो एक्शन गजा में है, क्या वो इंसानी बुनियादों पे सही है या गलत है? बस। चाहे वो मरने वाला यहूदी हो, चाहे मरने वाला मुसलमान हो, चाहे मरने वाला हिंदू हो, अगर वो मजलूम है तो वो मजलूम है। ये नहीं है कि मुसलमान मजलूम है,
या यहूदी मजलूम है, जो मजलूम मर गया वो मजलूम है, ठीक है। तो गजा में इसराइल जो कुछ कर रहा है ये मजलूम, वो लोग मजलूम हैं, ठीक है। अब आगे चलें। ये पोजीशन गजा में जंग किसने शुरू की? हमास ने। क्यों? ये वो काफी अरसे से हालत जंग में ही थे ना, तो क्या हालत जंग में थे, उन्होंने अगला बार कर दिया। गजा में जो शुरू हुआ, जो आज ईरान में हो रहा है, ये सब एक ही किताब के मुख्तलिफ चैप्टर हैं। अच्छा। और इमरान खान जो आज अंदर है वो भी इसी चैप्टर का एक पार्ट है। ना करें क्या नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई, गजा में उसके हमले, इसराइल और ईरान की लड़ाई और इमरान खान का जेल में होना, ये एक ही तसलसल है जी, वाक़यात का जी, मुस्तकबिल के टारगेट का? नहीं। तो इमरान खान किसके साथ है? इमरान खान मजलूम के साथ, जालिम के साथ? इमरान खान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो अपने एक्शन में अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। आपके ख्याल में जो गजा में हो रहा है ये कोई स्पॉन्टेनियस एक्ट है? जो ईरान में हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस एक्ट है? आपके ख्याल में यहूदी जो बैठा हुआ है, जो यहूदी लॉबी है, नॉट इसराइली लॉबी, यहूदी लॉबी है, जो अगले 100 साल को पहले प्लान करती है, क्या उन्होंने एक नया नक्शा नहीं निकाला हुआ दुनिया का जिसके ये सारे तसलसल है? क्या वो ये नहीं देख रहे कि हमें इस दुनिया को आगे लेके कैसे चलना है, और उस आगे लेके चलने में उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? हम उल्लू के पट्टे होंगे अगर हम उसको मजहबी मामलात में रखकर अपने आप को पागलों की तरह लड़ाएंगे, तो हम पागल होंगे बिल्कुल। हम उल्लू के पट्टे होंगे अगर हम उसको इस्लाम, कुफर, जिहाद, इस्लाम नसारा, ये हमारी जिहालत का सबसे बड़ा मौजू होगा। और इसी वजह से आज मुसलमान ऐसा है, बिल्कुल किताब लिखी हुई साफ नजर आ रही है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसराइल का, अमेरिका का असला बिक रहा है, 700 बिलियन का डील वो सऊदी अरब के साथ करके चले गए, ठीक है। 700 बिलियन की डील हुई है ना। इमरान खान का क्या रोल है? अबे उस पर आता है, सुन लो बात। 700 बिलियन की डील हुई है ना। हाँ। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। इमरान खान पाकिस्तान में अगर जेल से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वज़ीर आज़म के पास क्या पावर होती है? न्यूक्लियर। जस्ट खत्म होगी बात। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के पास होती है क्या? पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के पास होती है? फिर भी कुछ तो होती है ना। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात को अपनी समझ के लिए, कि इमरान खान को जेल में रखना यहूदी एजेंडा है? यहूदी एजेंडा नहीं है, इंटरनेशनल पावर का एजेंडा है। आलमी कुव्वतों की ख्वाहिश है कि इमरान खान जेल में रहे। इमरान खान के हाथ में इख्तिदार नहीं हो सकता इस वक्त। अच्छा, जिन लोगों ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है वो आलमी कुव्वतों के हाथों खेल रहे हैं। इमरान खान की पावर क्यों खत्म हुई? इमरान खान की पावर आप बताएं ना, क्यों खत्म हुई? उस पर एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ हटा लिया था। एस्टेब्लिशमेंट ने क्यों की? क्या लड़ाई? बाजवा साहब की मच उसने चुरा ली थी, क्या किया था? सबसे ज्यादा करीबी आदमी तो बाजवा साहब का इमरान खान था। क्या हुआ था? कोई तो हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना। क्या हुआ था आप बताएं ना, क्या हुआ था? खुद फैसले करना शुरू कर, खुद फैसले करना शुरू कर दिए। कौन से फैसले? इक़्तिदार में। हाँ, वो तो खुद से फैसले करना शुरू कर दिए थे। कौन से फैसले? एक बात बताओ ना। नहीं, कोई खास फैसले की बात कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कौन सा इख्तिलाफी मसला था जिसके ऊपर? इख्तिलाफी मसला तो उनका शुरू हुआ है फैज साहब के हवाले से, जहाँ से आगाज हुआ, नुक्ता आगाज जो था। ठीक है, चलो। तो इमरान खान इतना बेवकूफ़ है कि उसने उसको रिकसाइल नहीं किया होगा। आखिर कोई वजह होगी ना कि इमरान खान को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने डिसोन किया। 18 में वही लाए थे ना। 18 में कौन लाया था? दारी साहब वाली किताब पढ़ो, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अहमद शुजा पाशा ने इमरान खान को इंस्टॉल किया था। जाके पढ़ लो, ठीक है। उन्होंने वही लाए थे ना। उन्होंने क्यों 21 में जाके हटा दिया? 21 में हटाया ना उन्होंने। क्या उनको उस हटाने में वॉशिंगटन की आशीर्वाद थी या नहीं थी? सवाल हाँ या ना जवाब दो। थी। अब वॉशिंगटन को ये नहीं पता था कि उन्होंने गजा में क्या करना है।
क्या वाशिंगटन में गजा का जो वाक़या हो रहा है, अभी हो रहा है, ईरान में सब कुछ हो रहा है, ये क्या आपके ख्याल में हादसाती चीज़ है? ये हादसाती है या ये पूरा एक किसी कहानी का तसल्सल है? हसन नसरुल्लाह को मारा गया, सीरिया में चेंज किया गया, जॉर्डन में जो उसमें लबनान में तब्दीली की गई, ये क्या हो रहा है? मिस्र में तब्दीली की गई, सऊदी अरब ने असला बेचा, ये क्या हो रहा है? और मैं एक और बता दूं जो आप लोगों को गौर नहीं कर रहा, जो आपके लिए खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने मोदी को डिसोन कर दिया। जंग के बाद? जंग से पहले ही कर दिया था। और उसकी वजह? वो उनके लिए लायबिलिटी बन गया है मोदी, जैसे इमरान खान बन गया था एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखिए ना, मैं अभी कनाडा में था तो मुझे वो कैनेडियन कह रहे थे कि यार 4 लाख 3-4 लाख सिख आके वहाँ खालिस्तान के हक में वोट डालते हैं, क्योंकि मोदी ने बंदा मार दिया है सिख का, और उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि जो बंदा मारा है वो इनका गवर्नमेंट का बंदा है, राइट? अब आप मुझे बताएं, अगर ये पोजीशन आ गई है तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे संभालेगी, बताइए मुझे। तो मोदी अब एक लायबिलिटी बन गया है ना, मोदी एक एसेट नहीं है इस वक्त इंडियन। तो इमरान खान बाहर आएंगे नहीं आएंगे? जी, इमरान खान बाहर आएंगे नहीं आएंगे? इसका मतलब नहीं समझे। इमरान खान बाहर आ जाएंगे जिस दिन उनकी गारंटी मिल जाएगी, एक दिन में आ जाएंगे। ये जो ट्रंप से फिर तहरीक इंसाफ वालों ने जो उम्मीदें लगाई थी बिला वजह में लगाई थी। किसकी बात? ट्रंप से जो उम्मीदें लगाई हुई थी बिला वजह में लगाई हुई थी। देखिए, जो एक आदमी जो है ना, जो मेरे ख्याल में अमेरिका को बहुत खराब, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि एक आदमी जो है ना 100 साल बाद मैं और मेरे और तुम्हारी जनरेशन जो है ना वो जाया करेगी न्यूयॉर्क में। और वो कहेगी ये एक तहजीब थी। सही। अब ट्रम्प जो है ना, ये वो आदमी है जो निपटा देगा पूरा अमेरिका। नहीं, वो अनप्रिडिक्टेबल है। जो एलॉन मस्क को लेकर आया था कि ये गवर्नमेंट को सही करेगा, उसने 15 दिन बाद उसको निकाल दिया। ठीक है, तो ट्रम्प से उम्मीद लगाने का मतलब ये है कि फिर आप नहीं करने वाली बात है। तो इनके पास सियासी बलोगत की कमी थी ना। जी, सियासी बलोगत की कमी थी ना तहरीक इंसाफ के पास। मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद ट्रम्प इमरान खान के साथ चल जाता, मगर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, फिर आपको कह रहा हूँ, आफ्टर गजा फैसला किया था कि ये नहीं होगा। अच्छा, तो इस जंग का एंड क्या होगा, ईरान इसराइल की जंग का? अब मैं आता हूँ ईरान इसराइल के फैसले के ऊपर। मैं अहले तशी हूँ, ठीक है, मगर मैं कभी भी जो मैंने आपको शुरू में भी कहा, मैं अल्लामा इकबाल का इसलिए मुखालिफ हूँ जब उन्होंने कहा स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, या उन्होंने कहा कि इस्लामिक जो भी बंदा सियासत में मज़हब का नाम इस्तेमाल करेगा, मैं उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता उसको, चाहे वो खुमैनी साहब हो, चाहे वो खामनाई साहब हो, या कोई भी हो। ईरान में जो मौलवियों ने कंट्रोल किया हुआ है, ये किसी भी लिहाज से सस्टेनेबल नहीं है। ये एक टाइम की बात है और ये टाइम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना जाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रांजिशन किस तरह होगी। मेरे हिसाब से ये ट्रांजिशन 3 स्टेज में होगी। एक स्टेज हो चुकी है, बंदे मार दिए उन्होंने और मार दिए, एक हो गई, ठीक है। दूसरा स्टेज आएगा जिसमें अगले हफ्ते में या अगले 4-5 दिन में कुछ 5-6-7 मुल्क जो है वो जाकर दोनों को सब जाकर एक हल्का सा सीज फायर करा देंगे। हल्का सा मतलब ये कि फिर मतलब हौला दोनों हाथ हौला कर देंगे और सुप्रीम लीडर को कुछ नहीं होगा। अच्छा, महफूज रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या ईरान की आवाम उस पोजीशन के बाद किस शक्ल में इस्लामी निज़ाम को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है वो बड़ा बड़ा परेशान कर रहा है। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था न्यूक्लियर,
तो जो हीट पैदा हुई थी ना, उसका जो डिग्री था वो 4000 था, और उस 4000 वो था, वो कुछ सेकंड के लिए रहा था सिर्फ। और इंसान तो इंसान मशीनों और पत्थरों की रिजा रिजा हो गए थे। अब जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है या ईरान के पास न्यूक्लियर है, उसका फ़ारेनहाइट 12000 है। और हम और हमारे जो भाई लोग हैं वो इस तरह बयान देते रहते हैं कि न्यूक्लियर भी ऑप्शन है। तो कभी मैं कहता हूँ यार, ये जो बात करता है कि न्यूक्लियर भी ऑप्शन है, उसको इंसानियत के बारे में कुछ पता है? जापान के ऊपर 2 एटम बम गिरे। आपने कभी जापानियों को, अमेरिकनों को गाली देते सुना है? किसी जापानी के मुंह से आपने सुना है कि अमेरिकन चोर है? तो जिंदा रहने के तरीके बहुत से होते हैं। जरूरी नहीं कि जिंदा रहने के लिए आप एक स्टेज पे वहां चले जाओ। तो मैं ये समझता हूं, मेरा जाती व्यू ये है कि अमेरिकन जो हैं या यहूदी जो हैं, वो एक अननोन फेयर में चले गए हैं। उनको इस बात का यकीन है, और शायद वो सही भी है, कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। इसका एंड क्या होगा जंग का? क्या दोबारा जंग होगी या खत्म हो जाएगा मामला? क्या होगा? जंग होगी? नहीं, मुझे बात कंप्लीट कर दो। उनको ये यकीन है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ठीक है। और उनको ये भी यकीन है कि जिस तरह के लोग मजहबी जहन वाले होते हैं, उनका कोई, वो कभी ज़रूरी नहीं कि हर बात बहुत सलीके से कर सके। तो उनको एक शदीद खौफ इस बात का है कि ईरान किसी वक्त भी एक ऐसा एक्शन ले सकता है जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है इसके लिए। और अगर एक न्यूक्लियर कहीं चल गया तो फिर दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया तबाह हो जाएगी। ये ईरान का मसला नहीं है, दुनिया तबाह हो जाएगी। और मैं आपको ये आज लिख के दे सकता हूँ कि जो सैयद अली खामनाई है, वो एक बहुत ही रीजनेबल इंसान है। अच्छा, और इसको सारे को अगर आपने और मज़ीद समझना है ना, क्योंकि आप अहले तशी नहीं हो, तो आप कल का बयान सुनो जो अहले तशी के मेन सुप्रीम लीडर है सिस्तानी साहब, इराक वाले। इफ ही सेज टू खामनाई डोंट डू इट, ही कैन नॉट डू इट। अगर सिस्तानी साहब का बयान आएगा कि नहीं करना, तो नहीं कर सकता। उनकी इतनी अथॉरिटी है। अगर सिस्तानी आज ये कह दे कि खामनाई साहब को ये नहीं करना, तो वो नहीं कर सकता। और सिस्तानी साहब का बयान आप देखें, वो बहुत अरसे बाद बयान आया है। हम लोग खुद परेशान हो गए थे, मैं अहले तशी हूँ, हम खुद परेशान इस बात पर हो गए थे कि सिस्तानी साहब की पोजीशन क्या है। देखिए ना, हम भी इंसान है ना, हमें लोग पूछते थे कि आप इस साइड पर हैं, इस साइड पर हैं, आप क्या कह रहे हैं। तो हम ये कहते थे यार, हम तो सिस्तानी साहब का क्या मसलक फॉलो करते हैं या उनकी बात फॉलो करते हैं। उनका कोई बयान नहीं आ रहा था। अभी भी जो बयान आया है वो क्लैरिटी से मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। आपको समझ आया क्या कह रहे हैं वो? आपको समझ आया क्या कह रहे हैं वो? व्हाट इज सिस्तानी सेइंग? व्हाट इज सिस्तानी सेइंग? और आप ये भी याद रखें कि आज सिर्फ 8 दिन रह गए मुहर्रम शुरू होने में। 10 तारीख को आशूरे के दिन करबला में ह्यूज एक रश होगा अहले तशी का। तो क्या आप इस जंग को आशूरे के पास कैरी कर सकोगे? और चेलुम के दिन 2 करोड़ आदमी इमाम हुसैन के रोजे में खड़ा होगा, आप कंट्रोल कर लोगे? तो मैं वेरी फ्रेंकली, मैं अहले तशी हूं, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये 10 दिन में हमें करना क्या है। मतलब हमें तो खुद समझ नहीं आ रही कि ये 8-10 दिन में क्या होना है, क्योंकि इस इंटेंसिटी के साथ अभी चलो, अभी 10 दिन, आज 20 तारीख है, शायद 10 दिन बाद मुहर्रम शुरू होने वाला है। पूरी शिया कौम सड़कों पे होगी, ठीक है। अशूरे के दिन करबला में ह्यूज बंदा होता है, ठीक है। उसके बाद 40 दिन बाद करबला में चेलम होती है, पूरी दुनिया के शिया मोबिलाइज होते हैं। आप क्या करोगे जाकर? तो क्या अमेरिकन और इसराइली इतने डफर हैं कि उनको ये नहीं पता कि मुहर्रम है? मतलब क्या वो पागल है? तो सोचे ना, क्या वो, उनको ये आइडिया नहीं है कि आगे मुहर्रम है? और वो क्या देख रहे हैं? अगर सिस्तानी साहब ने एक बयान दे दिया कि सब शिया चल पड़ो, तो शिया क्या करेंगे? आप बताएं ना, फॉर आर्गुमेंट सेक।
और आर्गुमेंट से अगर वो कहते हैं यार शिया चल पड़ो तो क्या होगा, अजाब पड़ जाएगा ना, एक पूरी इलाके में अजाब पड़ जाएगा ना। तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा अभी भी ख्याल ये है, और ये बिल्कुल मैं गारंटी तो नहीं कर सकता, मगर मुझे यकीन है कि हमारे जनरल ने कल वादा कर लिया है जंग खत्म करवाने का, नहीं कि वो संभाल लेंगे, रोक लेगा। हाँ देखिए, चूंकि वो खामनाई साहब कोई भी एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान को आइसोलेट करके नहीं ले सकते। पाकिस्तान और ईरान का आपस में जोग्राफिकल रिलेशन भी है, और पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की है, और ये फैसला होगा इसके ऊपर। और मेरा ख्याल है कि ये अगले हफ्ते जंग खत्म होने वाली है। मुहर्रम के शुरू होने से पहले जंग खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ नहीं रुकता, आप यहाँ रुक जाते हो ना, मैं यहाँ नहीं रुक रहा हूँ। मेरा सवाल है कि क्या इस्लामिक रिजीम चलेगी? सवाल ये नहीं है मेरा कि चलो यार जंग रुक जाएगी, हल्का फुल्का हुआ, खत्म हो गया। क्या इसमें एक राय है कि हो सकता है कि ईरानी अवाम भी इस्लामिक रिजीम के खिलाफ हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो रिजीम जो है वो अमेरिका की ताकत से या इसराइल की जंग से ख़त्म हो। वो अपने अंदर से पैदा हो, उससे ख़त्म करते हो, एक अलग बात है, वो तो पाकिस्तान भी कबूल करेगा। क्योंकि अगर अमेरिकी ताकत से रिजीम चेंज होती है तो ये तो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने आपको एक बात की ना कि सेकंड स्टेप में जंग बंद हो जाएगी। उसके बाद जो चेंज आएगा ना, वो चेंज किस तरह आएगा? मोहम्मद खातमी के थ्रू आएगा, पज़ेश्कियान के थ्रू आएगा, कैसे आएगा? सवाल ये है ना कि अब ये तो हो गया, जंग खत्म हो गई। अब ईरानी अवाम में 1979 में खुमैनी साहब का इंतकाल हो गया, कब हुआ? जब ही हुआ है, तकरीबन 45 साल हो गए, ठीक है ना। अब क्या ईरान का यंग जनरेशन इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो ये ऐसे ही चलेगा? क्या वो तैयार है? ऐसा नहीं है, तैयार नहीं है वो। तो अब इस सारी चीज़ के बाद खामनाई को जाना है, दो तरीके से जाना है, या तो एक नेचुरल उनको जाना है, और एक दूसरा एलिमिनेट वो नहीं होंगे। अच्छा, जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि खामनाई ने कोई सेकंड इन कमांड भी तैयार नहीं किया है। लेकिन ये भी तो बहुत बड़ा इशू है ना कि खामनाई का कोई सेकंड इन कमांड रिकॉर्ड पे नहीं है कि अगर ये हटेंगे तो कौन आएगा, ये आएगा। वो तो शूरा फैसला करती है। क्या शूरा फैसला करती है? शूरा नहीं है उनके पास, कोई शूरा नहीं है कोई उस सेंस पे, वो शूरा नहीं है। अभी उन्होंने जो आगे दिया है शूरा को, देखिए ये बात सारी बातें। एक आखिरी सवाल के बाद समझना पता है इस हवाले से, तो क्योंकि वो कैमरे का लिमिट खत्म हो रही है, एक सवाल आखिरी क्रिप्टो के हवाले से। अच्छा, बहुत शोर है क्रिप्टो का। एक तो एक बहुत ही आसान लफ्जों में आप इस तरह समझाएं कि आम आदमी समझे कि क्रिप्टो है क्या। देखिए दूसरी बात, इस सवाल दूसरा इसका पार्ट कि लोगों को क्रिप्टो में सरमायाकारी करनी चाहिए, या अचानक से पाकिस्तान को सरकारी सतह पे क्या सूझी कि एक वजीर मुमलिकत ला के बिठा दिया, उसको अमेरिका भेज दिया। क्रिप्टो करेंसी को आसान अल्फाज में ये समझाने की मतलब ये है कि दुनिया में जो भी करेंसी होती है वो किसी सेंट्रल बैंक ने इशू की होती है। अमेरिकन डॉलर जो है फेडरल रिजर्व ने इशू किया है, पॉन्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इशू किया है, दूसरे बैंक पाकिस्तान स्टेट बैंक ने किया है। क्रिप्टो करेंसी वो है जिसके पीछे कोई फेडरल इंटरनेशनल बैंक नहीं है। वो एक, आप समझे कि एक आर्टिफिशियल वर्चुअल करेंसी है जो कि बिटकॉइन की शक्ल में है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो आप ये समझें कि आपने एक एक्सचेंज में गए और आपने कहा कि मेरे पास ये $100 है, आप मुझे इसकी क्रिप्टो करेंसी दे दें। वो कहेंगे जी आज इसकी वैल्यू $300, तो आपको 3 कॉइन दे देगा वो। सही है। तो समझ लें आपके वैलेट में आप 3 कॉइन क्रिप्टो करेंसी के आ गए, आपका डॉलर खत्म हो गया। सही है, ठीक है ना। अच्छा, ये है क्रिप्टो करेंसी का। अच्छा, इसका जो इनोवेटर था वो एक जापानी था, और कभी इसको आज तक किसी ने देखा नहीं। सही है, कभी किसी के सामने नहीं आया वो कि वो कौन था। मुझे हिसाब से वो जाली था। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी उन ममालिक में चल सकती है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन नहीं होती। पाकिस्तान में आप $1 भी ना ले जा सकते हैं ना ला सकते, तो बहुत सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि मैं क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में यहाँ बैठ के कैसे बाय करूंगा? मुझे समझा दें जरा। मुझे बाय करनी है ना, कैसे करूंगा? डॉलर जाएंगे तो वो कैसे देंगे मुझे? कहां से देंगे वो? मुझे कहां से क्रिप्टो करेंसी देंगे? क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुझे अलाउ करेगा कि मैं पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी बाय करना शुरू कर दूं?
लेकिन अब तो उसके कवानीन बनाए क्या? जा रहे हैं, कवानीन बनाए जा रहे हैं ना बाकायदा, क्या जी? क्रिप्टो करेंसी के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं, वजीर मुमलिकत रख दिया गया, अच्छा वो चले, अमेरिका जाके मुलाकातें कर रहा है, बना लिया। बल्कि बल्कि सिर्फ मुलाकातें नहीं कर रहा बल्कि पॉलिसी बयानात भी दे रहा है वो। अच्छा बना, अच्छा जब क्रिप्टो करेंसी वाली बात आई उसके अगले दिन स्टेट बैंक ने क्या कहा? अगले दिन स्टेट बैंक ने क्या कहा? दो बयान आता, एक तो उन्होंने बोला कि गैर उन्होंने कहा कानूनी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। बाद में वो मुकर गए, उनका दूसरा बयान भी आया कि वो क्या कि मुकर गए, ऐसी बात नहीं है। क्या दोनों कहा कि एक्सेप्टेबल है? हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है, हम कोई क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा अब जो प्रॉब्लम है वो ये है, तो ये अचानक शुरू कहां से हो गया मामला? यार ट्रेजिडी ये है कि एक बंदा जो कि डिफेंस का प्रॉपर्टी डीलर है और सट्टा खेलता है, वो जाके बन गया है प्रेसिडेंट अमेरिका का। अच्छा, उसका धंधा क्या है मुझे बताएं? ट्रम्प का कारोबार क्या है? ट्रम्प का क्या कारोबार है आपके ख्याल में? क्या कारोबार है? बिल्डर है, बिल्डर, किस चीज का? रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट का बिल्डर, न्यूयॉर्क का बिल्डर, रियल एस्टेट का बिल्डर कोई कराची से फर्क होता है? जहां अच्छा प्लॉट पकड़ा वहां पकड़ लिया, यहां से बना लिया, इससे लोन ले लिया, एग्जैक्टली ये वो काम करते हैं। मैं ये आपको आज ही क्लैरिफाई कर देता हूं कि 1970s 80s तक न्यूयॉर्क की पोजीशन वही थी जो कराची की है। आपको शायद याद हो, न्यूयॉर्क की माफिया गले हर आधे घंटे बाद बंदा मार देती थी। ठीक है, तो ट्रम्प की बैकग्राउंड फाइनेंशियल मैटर में कोई बहुत ज्यादा क्लीन नहीं है। आपको याद होगा कि जब रशियन जो उसकी लास्ट ईयर जब रशियन कंपेन की थी, उसमें सपोर्ट आई थी कि इसने रशियन गवर्नमेंट के साथ कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट लिए। ठीक है, अब इस तरह के बंदे जो होते हैं ना, इनको बड़ा शौक होता है इस तरह की चीज़ों का, क्रिप्टो करेंसी, ये वो, एलन मस्क आ गया, उसको रख लिया, फिर उसको भगा दिया। तो ये बदकिस्मती पाकिस्तान की नहीं है, ये तो पाकिस्तानियों को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नहीं यार, पाकिस्तान की बदकिस्मती नहीं है, ये बदकिस्मती अमेरिका की है। अच्छा हम हैं बेचारे उनके चूड़े, जो वो कहेंगे हम भी कहेंगे हाँ सर बड़ी अच्छी बात है आप हम भी अच्छा अब इन्वेस्टमेंट, अच्छा मुझे अब ये लगता है कि हमारे लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में की हुई है। अच्छा, और वो अब इसको लीगलाइज कराना चाहते हैं। ये स्कैम है, ये पाकिस्तान में आने वाला बहुत बड़ा स्कैम है क्रिप्टो करेंसी। जी नहीं, क्रिप्टो करेंसी यस, जब ये खत्म होगा ना तो पता लगेगा कि $4 बिलियन पाकिस्तान से चला गया। अल्लाह, देखिए मैं क्रिप्टो करेंसी को पूरी सपोर्ट करूंगा अगर पाकिस्तान में डॉलर आएगा तो। सपोज करो, अच्छा मैं आपको फैसला को आसान कर देता हूं, अगर पाकिस्तानियों ने $4 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी एक्वायर कर ली, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? अल्लाह जाने, जाने क्या फायदा होगा? खुदा जाने क्या फायदा। फिर तो ये कहानी क्यों शुरू की हुई आपने? क्या कहानी की बैकग्राउंड क्या है? ये तो हुकूमत को पता होगा उसने क्या सोच कर। ये बिलाल साकिब, अचानक से बिलाल साकिब आया कहां से? क्या बिलाल साकिब कहां से अचानक से आया? यार देखो, मैंने 40 साल गुजारे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। आपकी मुलाकात हुई कभी? नहीं, देखिए मैंने 40 साल गुजारे, मैं इन तरह की चीज़ों से अवॉइड करता हूँ। और ठीक है, ये सब चीज़ें होती है इंटरनेशनली, ये सब चीज़ें होती है, लोग काम करते हैं, मगर ये क्रिप्टो करेंसी उसको चल सकती है जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजीम ओपन हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दुबई में ओपन है ना यार, आप कह सकते हो दुबई में कि यार मेरा ये डॉलर है, इससे क्रिप्टो करेंसी बाय कर ले। ओके, पाकिस्तान में कर सकते हैं, कर सकते हैं। माइनिंग भी होगी ना उसकी। हाँ, तो कहाँ से आएगी बिजली? वो तो रिजर्व में 15,000 मेगावाट तो हमारे वैसे ही रिजर्व में है। ये तो बिजली, उसके बिजली बनाने के पैसे कहाँ से आएंगे? वैसे तो वो तो हम लोग दे रहे हैं ना, उसमें क्या कहते हैं वो जो कैपिटल जो है कैपेसिटी चार्जेस में 45 मेगावाट हमारी कैपेसिटी है, 30,000 मेगावाट हम इस्तेमाल करते हैं, 15,000 तो हमारे पास वैसे ही, उसके तो लोग कैपेसिटी चार्जेस देते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अबे वेरिएबल कॉस्ट के पैसे कहाँ से आएंगे? वो तो प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी ना। क्या? प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी ना। पेट्रोल के पैसे कहाँ से आएंगे देने के लिए? एक तो फिक्स कैपेसिटी चार्ज हो गया ना, बिजली बनने के लिए फर्नेस ऑयल चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? उसके पैसे कहाँ हैं? पेट्रोल की ऐसी प्राइस ज़्यादा गिर रही है, बजट डेफिसिट आगे पीछे नहीं हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो आप? और माइनिंग, कौन सी माइनिंग? कौन सी माइनिंग भाई? किधर की माइनिंग? कौन सी माइनिंग की बात कर रहे हो तुम? यार देखिए मेरी बात सुने, प्रॉब्लम ये होती है हमारे यहाँ कि मैं आपसे मिला, मैंने आपसे
कुछ स्ट्रेटेजिक इशू डिस्कस किए, तो मैं आके बाहर तो नहीं बताऊंगा ना मैंने क्या डिस्कस किया। मेरी मीटिंग आएगी 1.5 घंटे की हुई है, अब जो बंदा बाहर बैठा है उसको कुछ तो लिख के देना पड़ेगा ना, क्या हुआ उसने जो दिल चाह लिख दिया, माइनिंग मेगावाट 4 मेगावाट क्रिप्टो करेंसी ये वो ये देखिए ना, ये आप बताओ ये गलत कह रहा हूँ मैं? यही हुआ होगा ना, आप बताए। मैं तो सारी जिंदगी मीटिंग की है ना। हाँ। अब मैं अंदर गया, मैंने आपसे पता नहीं क्या बात की, स्ट्रेटेजिक बात हो रही है, क्या आइटम बम नहीं जो है, ठीक है। अब मैं बाहर आ गया, अब 1.5 घंटे बाद अब प्रेस वाला पूछता है कि क्या बात हुई, अब वो बेचारा क्या लिख के दे, अब वो कहेगा यार क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ये वो, जो उसको समझ आई उसे लिख के चला दिया। यही होगा ना आपके ख्याल में? ये रियलिटी में ये गुफ्तगू हुई है क्या? ट्रम्प और आसिम मुनीर साहब क्या क्रिप्टो करेंसी में व्यू दे सकते हैं? कोई बताए ना ईमानदारी से? नहीं ना, बेचारे का जरूरत भी नहीं है उसको ना, वो फील्ड है। आप उसकी ना हम जाती करते हैं लोगों के साथ। सही बात। ये सब बेकार की बातें हैं। शब्बर भाई मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूँ, मेरा ये आपको लेसन की बात कि मैं आगे आने वाला दिनों में पाकिस्तान और दुनिया को बेहतर देख रहा हूँ। ये जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये खत्म होने वाला है। जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है ये भी खत्म होने वाला है। अच्छा, दोस्ती होने जा रही है? क्या दोस्ती हो जाएगी? इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ना, इंडस वाटर ट्रीटी, उसका डॉक्यूमेंट कभी निकाल के पढ़ना। उसमें 2 सिग्नेटरी हैं, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, फील्ड मार्शल अयूब खान, ठीक है। तो अब आप बड़ी ट्रीटी करने जा रहे हो और अच्छी ट्रीटी होने वाली है, इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशनशिप कायम करने जा रहे हो और उसके ऊपर एग्रीमेंट होगा। और जिन लोगों के बारे में आपका ख्याल है कि वो हमेशा एंटी इंडिया है, अगर वही करेंगे फिर तो कोई निशानी नहीं है ना। हम तो हमेशा से कहते ही करो, अगर जो लोग कहते हैं नहीं करो, वही करने जा रहे हैं, जो इंडिया से दोस्ती का आज तक मना करते हुए आए, वही इंडिया से दोस्ती कर, आप ये कह रहे हैं दोस्ती करने जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में ट्रम्प ने नहीं कहा? क्या ट्रम्प का ये बयान मौजूद नहीं है कि हम नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सब समझ गए। क्या जो आपने कहा है ना वो लोग समझ जाएंगे। समझा नहीं? मैं कह रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं ना वो सुनने वाले सब समझ जाएंगे। समझ गए ना? ठीक है, समझ गए ना। अब नहीं, मगर ये तो मतलब ये तो मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, और ये अच्छी बात है। अच्छा, और जो मुखालिफ है ना, अच्छा अब इसमें फिर वही वाली बात है, दुकान बेचारे हाफिज नईम की बंद हो रही है। इस हाफिज नईम की दुकान बंद करने के साथ जो है ना पॉडकास्ट भी जो है, क्या इस दुकान की बंदिश के साथ ही ना पॉडकास्ट भी जो है ना, क्योंकि जितने सवाल पूछे उतने ही पूछने रह गए। एक आपके साथ जल्द बहुत दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे। किस बारे में? ये जो आपके बहुत सारे सवाल रह गए। मैं कह रहा हूँ हाफिज नईम की दुकान बंद हो रही है ना, एक तरफ शिया यहूदी लड़ रहे हैं, इंडिया से दोस्ती होने जा रही है, तो हम क्या बेचारा क्या बेचेगा? अब क्या बेचेगा? इस्लामी निज़ाम चल नहीं रहा, ईरान में भी मसला पड़ा हुआ है, तो क्या करे बेचारा? हाफिज नईम की दुकान बंद होने जा रही है, मुझे उसके मौलाना फजलुर रहमान की भी दुकान बंद होने जा रही है। हाँ। ये दुकान अपनी सेल नहीं हो रही इसमें, ठीक है ना। ये आप हाफिज नईम पर आपके साथ एक और पॉडकास्ट, क्या जी? हाफिज नईम के ऊपर एक और पॉडकास्ट करेंगे। जमात इस्लामी एक अलग है, हाफिज नईम एक अलग है। नहीं, जमात इस्लामी और हाफिज, जमात इस्लामी नमक की वो कान है, जमात इस्लामी नमक की वो कान है कि जिसमें कोई भी चीज डाल दो वो नमक हो जाती है। ठीक है शब्बर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। ये थे हमारे साथ शब्बर जैदी। इतनी हमने इनसे बातें की, इससे ज़्यादा बातें जो हैं वो करने से जो है वो रह गई, तो इनके साथ एक और पॉडकास्ट जो है वो ड्यू है, वो इंशाअल्लाह फिर दोबारा करेंगे। शब्बर भाई बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।